बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, जुमा मुबारक। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी कि हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं इस सोसाइटी में रहते हुए जिनको हमें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी ज़िम्मेदारियों को देखिए, सोचिए। हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत गंदा कर चुके हैं। इंडिविजुअली जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा कीजिए और सबसे पहले खुद और अपने बच्चों को मास्क लगाइए और फिर जो पोल्यूशन पैदा करने वाली चीज़ें हैं उनसे गुरेज कीजिए ताकि जो माहौल मज़ीद ख़राब से ख़राब होता चला जा रहा है उससे बचा जा। सारी जिम्मेदारी हुकूमतों पर नहीं डाली जा सकती है। हुकूमत अपना काम करेगी और हमें भी अपना फ़र्ज़ बहैसियत शहरी, बहैसियत पाकिस्तानी और ख़ासतौर पर पंजाब क्योंकि मुतासर है, तो पंजाब के लोगों को, लाहौर के लोगों को इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और इससे आपका ही फ़ायदा, आपके बच्चों का फ़ायदा, आपकी फैमिली का फ़ायदा। ज़रा टॉप स्टोरीज पे नज़र डाल लेते हैं जी, इस वक्त टॉप स्टोरीज पर हम बात करेंगे। ये हमारे प्रोग्राम की अहम स्टोरीज होती हैं। दूसरा मैच है ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ, बैटिंग जारी है। 2 खिलाड़ी जो है वो इस वक्त आउट हो चुके हैं। जी हाँ, आज का मैच फैसला कुन भी हो सकता है क्योंकि पहले ही 3 मैचेस की सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया को 1 मैच जीतने की बर्तरी हासिल है। तो आज का मैच एडिलेड में होने जा रहा है। गो के पाकिस्तान ने टॉस जीतकर एक ऐसा चैलेंजिंग फैसला किया है जिसपे उन्हें रोकना होगा अपने बॉलर्स के जादू के जरिए बड़ा टोटल बनाने से। तो देखते हैं आज के मैच में कौन फाते रहता है। इसके अलावा बात होगी वफाकी हुकूमत ने बिजली के इस्तेमाल में इजाफे के लिए विंटर पैकेज लाने का मंसूबा बनाया है और कहा जा रहा है कि बिजली की कीमतों में 8 रुपए के करीब कमी भी लाई जा सकती है। वजह क्या है इस पैकेज के लाने की और इस पे कितना अमल दरामद होगा, कितनी इसमें आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, इस पर बात की जाएगी। और फिर बात होगी उस मसले की जिसका हमने आगाज़ में जिक्र किया, वो है लाहौर की फ़िज़ा में सांस लेना इस वक्त मुहाल हो चुका है। ग्रीन लॉकडाउन गैर मुअस्सर होने के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे शुगर के बायस पाकिस्तान में 30 लाख अफराद टांगे कटने के खतरे से दो चार क्यों हैं और इससे किस तरह से निपटा जाए। जी बिल्कुल, और ये मामला है शुगर का। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो अकेला नहीं आता, अपने साथ और भी बहुत सी बीमारियों को लेकर आता है। शुगर की वजूहात क्या होती हैं, किस तरह से बचाव मुमकिन है और कौन कौन इसका शिकार हो सकता है, इस पे माहिरीन की राय आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। और फिर बात करेंगे वाइट हाउस के नए मकीन की, जो है डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले। चारों शाह ने चित कर दिया अपने मुखालफिन को और सारे सर्वेस को, कयास आराइयों को, दावों को गलत करार देते हुए कामयाबी हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में वो अपनी सदारत का जो मनसब है वो संभालेंगे बाकायदा तौर पे। उनके सितारों की चाल क्या है, क्या कहते हैं उनके सितारे, क्या क्या फैसले वो मुमकिन तौर पे कर सकते हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जिक्र हो जाए दूसरे ओडीआई का। एडिलेड के ग्राउंड में जारी है और पाकिस्तान लगभग तकरीबन 38 साल हो चुके हैं। वसीम अकरम की क़यादत में आखिरी बार हम 28 साल तकरीबन 28 साल, हाँ बिल्कुल, हमने 96 में जी हाँ ये मैच जीता था और 28 साल से हमने कोई फतह हासिल नहीं की है। और इस बार हमारी टीम जो है बड़ी हाई मोराल के साथ वहाँ पर पहुंची है की क़यादत में। बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो कैंगरूज हैं उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है और क्योंकि होम ग्राउंड होने का भी उन्हें एज हासिल है, इसलिए इस वक्त जो ये मैच है ये फैसला कुन मैच समझा जा रहा है। उसकी वजह यह भी है कि अगर हम पहले देखें तो जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका बड़ा अहम किरदार होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर देखा जाए तो 46 बार वो टीम जीती जिसने पहले बैटिंग की थी और 38 बार वो जीती जिसने पहले बाउलिंग की थी। तो इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि बैटिंग जारी है इस वक्त कैंगरूज की जानिब से पाकिस्तान ने। देखते हैं, उम्मीद करते हैं क्योंकि पाकिस्तान को जो भरोसा है वो बहुत ज़्यादा अपने बॉलर्स पे है। तो पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। पाकिस्तान ने रिस्क तो ले लिया, कितना कारगर साबित हो सकता है और अब सीरीज जीतनी है तो गलती की गुंजाइश तो नहीं हमारे पास? बिल्कुल जी, ये डिसाइसिव मैच है बिकॉज अगर यहाँ हारते हैं तो सीरीज तो खत्म हो जाती है क्योंकि अगला मैच पर्थ में। तो इस लिहाज से ये पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग है। नेचुरली प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर कि इसको सीरीज को अलाइव रखें, एटलीस्ट वनडे जो है, एंड सी कि क्या बनता है। लेकिन देखें, एडिलेड की विकेट है इन कंपैरिजन टू ये ग्राउंड, इन कंपैरिजन टू छोटी ग्राउंड है और यहाँ एक छोटी साइड है और एक बड़ी साइड है। अभी आपने देखा इसने कैच भी छोड़ दिया, हालांकि इट वाज अ सिटर कैच, बड़ा इजी कैच था वो और इट कुड, बट द क्वेश्चन इज कि ये भी चीजें होती रहती हैं।
हम ये प्लेयरों को कंडेम नहीं या क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन बात तो अभी वही छोड़ दिया। है मीर साहब के कैचेस विन मैचेस, हम जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि वो तो अच्छी भली टीम को भी नहीं छोड़ती, तो अगर हम इस तरह से कैचेस ड्रॉप करेंगे, उनको मौके पे मौके देंगे, तो फिर तो वो बुरा हाल कर देंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। कैचेस डू विन मैचेस, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक योर स्किल्स मैटर एज वेल। तो स्किल्स के अंदर भी अगर हम देखें कि आज इनके कोच ने इसको मना किया होगा कि शॉर्ट बॉल ना करो, वो शॉर्ट बॉल इस विकेट पे करना एक सुसाइड है। और ऑस्ट्रेलिया ये 10 ओवरों के अंदर ये मैक्सिमम इसका फायदा उठाए। बट यहाँ बात आती है कि हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं, जो मेन अटैक है, अफरीदी ने बड़ा अच्छा आपको एक आप कह लो कि एक इनरोड दे दी, 2, बट यहाँ चाहिए डिसिप्लिन बॉलिंग, लाइन एंड लेंथ। अच्छा पीजे साहब, ये इस ग्राउंड के बारे में अगर बात करें हिस्ट्री में भी, तो तारीख में अगर थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पर जितनी बार भी मैचेस हुए हैं, जो टीम पहले खेलती है मोस्ट ऑफ द टाइम वही टीम जीतती है, वही टीम विनर करार पाती है। क्या वजह है? बैटिंग के लिए इतनी सूदमंद साबित होती है ये, बॉलिंग के लिए नहीं? इसमें ऐसी क्या खास बात है? और हम 28 साल से अब तक वहाँ से एक भी मैच 12 जीत नहीं पाए हैं। 28 साल पहले हमने एक मैच जीता था। तो क्या हम इस पिच को ही समझ नहीं पा रहे? हम उनकी स्ट्रैटेजी को ही समझ नहीं पा रहे, प्लेयर्स को ही समझ नहीं पा रहे? देखिए इशाल, पहले तो आपने देखना है कि वो जो 96 में हो गया था वो हो गया था, लेकिन उस वक्त की आज की कंडीशंस मुख्तलिफ है, प्लेयर्स मुख्तलिफ है, अडेप्टेबिलिटी इन प्लेयर्स की मुख्तलिफ। ये इस विकेट के अंदर स्विंग ज्यादा होता है। यहाँ मैं खेला हुआ हूँ, यहाँ आपका स्विंग ज्यादा होगा, यहाँ आपकी बॉल मूव होगी, इसलिए बॉल कंट्रोल आपको बहुत करनी पड़ती है। अब यहाँ जो हम बात करते हैं, कहते हैं कि ये पहले 46 टाइम्स आउट ऑफ 86 जो पहले जिसने खेला, ये एक ट्रेडिशन बन जाती है, बट ये कोई गॉस्पल नहीं। इस यही एक रूट चलता है। ये आप अपने आप को कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, लेकिन और कैसे मीर साहब, हमारे पास ऑप्शन थी कोई थोड़ी बहुत तब्दीली, और सुन भी रहे थे कि 1-2 तब्दीलियां भी हो सकती हैं। हसनैन को शायद ड्रॉप करके किसी और को इन किया जाता, सेम प्लेइंग 11 के साथ दोबारा जाना, ये दुरुस्त फैसला आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है कि 1-2 एनालिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है कि ये बर्डन है टीम के ऊपर। भाई इसको तुम चांस दोगे आगे खेलने का, कंसिस्टेंसी दिखाओगे, तो तभी तुम आगे बढ़ोगे। ऑस्ट्रेलिया को देखो, उन्होंने इंडिया सीरीज के सामने, ये जरूरी ये ऑस्ट्रेलिया डजंट बैंक एक लड़के या 2 लड़के के ऊपर, वो बैंक करते हैं टीम के ऊपर। हम बैंक करते हैं 2-4 लड़कों के ऊपर, व्हिच इज रॉन्ग। आप पूरी टीम एफर्ट, एक टीम आउटफिट पे बैंक करना है। तो ये करना चाहिए कि बाबर आजम का या रिजवान करेगा, दैट इज नॉट राइट। तो पीजे साहब, फिर आज की जो प्लेइंग 11 है उसके ऊपर आप यकीन रखते हैं कि वो कुछ कर पाएंगे? जो इस वक्त कंडीशंस हैं ऑस्ट्रेलिया की, और जिस तरह से एडलीट का हम ग्राउंड की भी बात कर रहे हैं। विशाल, जब आप इस लेवल पे खेलते हो, आप हर कंडीशंस पे आपने अपने आप को अडेप्ट कर, और जब तक आप अडॉप्ट नहीं करोगे प्लेइंग कंडीशंस एंड डोंट प्ले विद, तो आपका नुकसान होगा। उसमें हमेशा ये होता है कि जब आप अगेंस्ट द टाइड जाओगे, तो आपको हम कहीं ना कहीं हर्डल्स नजर आएंगे। एंड डोंट फॉरगेट, ये जो ऑस्ट्रेलियन आज बैटिंग है, बड़ी जबरदस्त इनकी बैटिंग, और इस बैटिंग को एक ही तरीके से करना है, लाइन एंड लेंथ। शॉर्ट बॉल का यहाँ काम नहीं पड़ेगा। और क्योंकि अब ये जो कैच इसने अफरीदी ने किया, दूसरे वो शायद कुछ और चीज हो जाए। अच्छा मीर साहब, लास्ट टाइम एतराज बड़ा हुआ कि सिर्फ 4 बॉलर्स को मौका क्यों दिया गया जब आप इसको आजमा सकते थे। इस बार ये होना चाहिए आपके ख्याल में? क्योंकि इम्तिहान तो बहरहाल रिजवान की कप्तानी का भी है कि वो क्या फैसले करते हैं। बाहर बैठ के मैंने पता कितने रन किए, मैं 10,000 रन एक मैच में किए। बाहर बैठ के मैंने 50,000 विकेटें भी ले ली। बाहर बैठ के जो है ना, बाहर बंदा ये कर सकता हूँ, अंदर कुछ और ये चीज। आपने अंदर वाले का जो डिसीजन लेता है, वी हैव टू गो बाय द डिसीजन। यस, गलतियां होती हैं, यस मिसकैलकुलेशन हो जाती है, बट दैट डजंट मीन कि ये जो बाहर बैठ के जो चैंपियंस बन जाते हैं, हाँ जी उसको ये करना था, और भाई तुम जाके खेल लो ना अंदर। लेकिन बात तो फिर ये है ना कि नताइज पे मीर साहब, अगर हम मैच जीत जाएं तो सारी गलतियां छुप जाती हैं, और अगर हम हार जाएं तो फिर पॉइंट्स रह के याद आते हैं कि ये हो सकता था, ये हो सकता था। अब ये जो पॉइंट आपने रेज किया कि जीते तो एक और होती है, इस चीज को हमने एनालाइज करना है कि भाई अगर जीत भी गए हैं तो किन
सर्कमस्टांसेस से जीते हैं। यहाँ आप पोस्टमार्टम, हम वो करते नहीं है। जो आप कह रहे हैं जीत गए, जबरदस्त काम हो गया, और भाई काम तो हो गया, बट दैट इज अ शॉर्ट टर्म, मे बी इट कुड हैव गॉन द अदर वे। सो इस चीज को हमने हमेशा आप कह लो कि एनालाइज करना है। जरूरी नहीं है कि जीत हो तो आप भूल जाओ अपनी गलतियां। लेकिन पीजे साहब एक और चीज़ भी तो है कि तनकीद जो है वो तनकीद बराए तनकीद गलत है, लेकिन अगर हम इनके ऊपर तनकीद नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस में बेहतरी भी नहीं आएगी, इन्हें सीखने का अपनी गलतियों से मौका भी नहीं मिलेगा। तो इंसान को तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। टीम में अगर कोई स्ट्रेटेजी इनकी नहीं फिट बैठी है, कोई इनका खिलाड़ी खिलाना नहीं इनके लिए फिट बैठा, तो उस गलती से सीख कर मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। आप कहते हैं इनको अप्रिशिएट करते चले जाएं, नो डाउट इसका बहुत किरदार है कि अप्रिशिएट करने से मोराल बुलंद होता है और खिलाड़ी जो है वो मजीद खेल में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तनकीद की जरूरत है इन खिलाड़ियों को। देखिए जी, पर्टिकुलरली आप एक चीज को तो आप थोड़ा सा आपने कंसेशन देना है। रिजवान की पहली कैप्टनसी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब इस कैप्टनसी को एक अंडर प्रेशर होगा, आपने उसको सपोर्ट, कैप्टन को, नया कैप्टन है, एक तो सीरीज से पहले नया बना देते हैं। आपको देखो ग्रेजुअली आप इनको सेटल इन करते हो एज अ कैप्टन, एज अ टीम भी। आई एम श्योर गिलेस्पी बहुत कुछ इनसे मोटिवेशनल बातें करता होगा, बिकॉज ही नोज द कंडीशंस। और ये जो चीज है ये ग्रेजुअली अडेप्टेबिलिटी के अंदर। अब वनडे के बाद इनका, उसके बाद फिर आप देख लो T20 भी आगे आ रहा है। अब T20 के अंदर अडेप्टेबिलिटी क्या होगी, वनडे के अंदर अडेप्टेबिलिटी क्या होगी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीर साहब, आज के जो एडिलेड का ग्राउंड है, पिच है, उसको देखते हुए, क्योंकि बैटिंग पेज से कहा जा रहा है, कितने टोटल तक महदूद करना होगा पाकिस्तान को कि उनके लिए चेजेबल हो? मैं समझता हूँ ये ऑस्ट्रेलिया जो है इसका टारगेट 300 होगा। 300, क्योंकि 200 के अंदर वो अचीवेबल होता है। आपने देख लिया कहीं ना कहीं फंस जाता है। हमारा भी लड़का देखो, नसीम ने किस तरह खेल गया था पिछले मैच के अंदर। तो कोई ना कोई एक आउट परफॉर्म कर जाता है, इवन फ्रॉम अ नॉन रेगुलर बैट्समैन। सो यहाँ मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया विल बी लुकिंग फॉर अराउंड 300, और ये जो पहले 10 ओवर है इनके लिए भी क्रूशियल है, बिकॉज दे विल टेक द मोस्ट एडवांटेज ऑफ द फील्ड प्लेसिंग। और उसके बाद फिर आई थिंक इनकी जो अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, दैट इज हाउ दे लुक। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया पी जमीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से आपने अपनी राय से हमें आगाह क्या होना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी और किस तरह से जमकर खेलना चाहिए। नो डाउट टीम को इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस देनी है तो ही टिके रहना है। अदरवाइज़ हम तो अप्रिशिएट करते हैं, हम तो हार को भी एक्सेप्ट करते हैं और अपने खिलाड़ियों के ऊपर हम बात करते हैं कि वो अगर हारें भी तो भी हमारी टीम है और हमें वो सर आंखों पर हैं, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो जाहिर है कि जो देखने वाले हैं वो बहुत खुश होते हैं और दिल बाग बाग हो जाते हैं जब टीम अच्छी परफॉर्मेंस देती है। उम्मीद करते हैं जो रिस्क पाकिस्तान ने लिया है वो पाकिस्तान के हक में ही रहे, उनके खिलाफ ना चला जाए, और ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को काबू करना या इन तौर पे एक सलाहियतों का इम्तिहान भी होगा। हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, रिजवान के साथ हैं, जिनकी कप्तानी में आज पाकिस्तानी टीम एडिलेड के मैदान में उतरी हुई है। जो भी नताइज होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और शायरी की दुनिया के जो बेताज बादशाह हैं जॉन एलिया, उनको ट्रिब्यूट पेश करने का आज दिन है, तो उन्हीं के शेर से आगाज़ हो जाए। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। हाँ बिल्कुल दुरुस्त, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। मुनफरिद असलूब और वस्ले हजर की तलखियों को मुनफरिद अंदाज से बयान करते हुए मारूफ शायर जॉन एलिया की आज 22वीं बरसी मनाई जा रही है। धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया ने उर्दू अदब को एक नई जहत से रोशनास करवाया था। आप 14 दिसंबर 1931 को भारतीय शहर में पैदा हुए थे और जिस तरह से जुनेद ने शायरी का उनका पहला जो शेर पढ़ के आपको बताया कि वो क्या उम्मीद रखते थे, और जितने भी शायरी से शगफ रखने वाले, लगाव रखने वाले लोग हैं वो यकीनी तौर पे जॉन एलिया को हमेशा याद रखते हैं, उनके फ़ैन भी हैं और हम भी उन्हीं के फ़ैन्स में से हैं। तो आपको यानी कि जॉन एलिया को अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी पर मुकम्मल तौर पे उबूर हासिल था, और जॉन एलिया का जो पहला शायरी मजमुआ था वो सन 1991 में शायर हुआ था, और क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्हें इकट्ठा किया गया था और उर्दू अदब में जॉन एलिया के नसर और इदारिये को आज भी बाकमाल तस्वुर किया जाता है। आज भी जब शायर जो है वो कोई शेर पढ़ते हैं तो उससे पहले आगाज़ जो मुशायरे का वो जॉन एलिया से किया जाता है, क्योंकि उनकी शायरी बहुत ही मुनफरिद लाजवाब थी और उर्दू अदब के साथ साथ उन्हें फ़ारसी और अरबी पर भी इतना अबूर हासिल था कि वो बहुत सारी मुख्तलिफ ज़बानों में शेर व शायरी किया करते थे। देखते हैं इस पे और इस पे बात करते हैं।
जॉन एलिया को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। उर्दू ज़बान के बाकमाल शायर जॉन एलिया की 22वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुनफरिद असलूब के हामिल जॉन एलिया ने उर्दू ज़बान को एक नई जहत से रूशनास करवाया। 24 दिसंबर 1931 को भारत के शहर अमरोहा में पैदा होने वाले जॉन एलिया को अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी ज़बान पर भी मुकम्मल उबूर हासिल था। जॉन एलिया का शायरी कहने का अंदाज गुजरे शायरों से निहायत मुनफरिद था। जॉन एलिया की शख्सियत को मुआशरे, रिवायात और मयारात की जंजीरों से खुली अदावत और बगावत से अबारत किया जाता है। जॉन एक अनथक मुसन्निफ थे, लेकिन उन्हें अपना तहरीरी काम शाया करवाने पर कभी भी राजी ना किया जा सका। उनका पहला शेरी मजमुआ शायद उस वक्त शाया हुआ जब उनकी उम्र 60 साल थी। जॉन एलिया का इल्म फ़लसफ़ा, मंतक, इस्लामी तारीख, इस्लामी सूफ़ी रिवायात, इस्लामी साइंस, मगरबी अदब और वाक़े करबला पर इंसाइक्लोपीडिया की तरह वसी था और इस इल्म का निचोड़ उन्होंने अपनी शायरी में भी दाखिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने मुमताज़ शायर जॉन एलिया को उनकी अदबी दुनिया की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर 2000 में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाज रखा है। उर्दू की दुनिया के मुनफरिद और मुमताज़ शायर जॉन एलिया तवील अलालत के बाद 8 नवंबर 2002 को कराची में इंतकाल कर गए थे। वो कराची में सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक है। तो नाज़रीन, आपने सुने हैं शायरी मजमूए और मतलब जॉन एलिया की शायरी को आप सुनते रहें तो आप दिन भर भी मेरे ख्याल में सुनते रहें तो बोर नहीं होते, ये खासियत है। लेकिन हमारे साथ अलमिया ये है, हमारे जो लेजेंड्स हैं उनके ज़िंदा होते हुए हम अक्सर उनकी कदर नहीं करते, उनके जाने के बाद उनकी याद आती है और उनको फिर हम ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। तो अभी भी जो आज के दौर में ज़िंदा लेजेंड्स हैं उनकी कदर कीजिए ताकि कहीं देर ना हो जाए। एक ब्रेक लगे नाज़रीन और कुछ ब्रेक के बाद जब हम वापस पैकेज की बात हो रही है, विंटर आने वाली है, विंटर इज कमिंग। गवर्नमेंट ने आपके लिए विंटर पैकेज का मंसूबा बनाया है, क्या मंसूबा है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। और बात हो जाए विंटर पैकेज की। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के इस्तेमाल में इजाफे के लिए विंटर पैकेज लाने का मंसूबा बनाया जा रहा है और ये विंटर पैकेज के तहत सारिफिन को रिलीफ देकर बिजली इस्तेमाल को बढ़ाने की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हमारे पास तो बिजली पूरी नहीं होती इस्तेमाल के लिए। फिर हम इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कि इस्तेमाल बढ़ाया जाए, मकसद क्या है, कितना कारगर होगा, इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना। डॉक्टर साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। यही सवाल है आपसे भी कि बात तो की जा रही है कि कीमत भी कम होगी 8 रुपये फ़ी यूनिट और इस्तेमाल बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट ये चाहती है, लेकिन हमारे पास तो इस्तेमाल के लिए नहीं होती। तो मकसद क्या है बुनियादी तौर पर, आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त 45,000 मेगावाट के करीब नेम प्लेट कैपेसिटी है बिजली बनाने की। ऑन दी एवरेज जो बिजली बनती है, बनाई जा सकती है, वो 30-35,000 मेगावाट है। विंटर डिमांड जो है वो तकरीबन 8-10 हज़ार मेगावाट पे नीचे चली जाती है। सो यू इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी 45,000 मेगावाट और आप अगर विंटर में बेच रहे हैं 8-10 हज़ार मेगावाट, और पिछले साल एवरेज पूरे साल में बिजली बिकी थी वो 14,000 मेगावाट थी। सो ऑब्वियसली ये जो इस वक्त आप पे बोझ बिजली के निर्खों का है, उसका एक जो जुज है वो डिफाइन हो रहा है कि आपने बहुत ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट जो की है उससे कैपेसिटी रेज हो गई है पर आप इतनी बेच नहीं पा रहे। बात यह है कि जो विंटर्स हैं पाकिस्तान बहुत सीजनल है और ये कह दिया जाता है कि क्या करें, पाकिस्तान बहुत सीजनल है। आई एम सॉरी, जो पॉलिसी एक्शंस लेने थे इस सीजनैलिटी को तोड़ने के, वो हमने कभी भी नहीं लिए। सबसे बड़ा सीजनल तोड़ने का तरीका आसान ये है कि अगर आपने जो बिजली लास्ट 6 महीने में, साल में इस्तेमाल की है, उस पे अगर आप कोई नई बिजली इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ गैस फॉर एग्जांपल, या आप अपना वो प्लांट जो बंद पड़ा है उसको चला लेते हैं, या आप गैस हीटर की बजाय बिजली का हीटर चला लेते हैं, ऑल दीज थिंग्स, तो आप मार्जिनल रेट यानी कि एक्सेस जो बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो ज्यादती नहीं आवाम के साथ कि कैपेसिटी पेमेंट्स की जो मुआहदे हैं ये हुकूमतें करें, जिस वक्त आवाम को ज़रूरत होती है वो एसी के बगैर जून जुलाई के महीने में जब सवा नेज़े पे सूरज होता है उनका गुजारा नहीं होता, तब तो महंगी बिजली लेते हैं। अब जबकि कुछ उनको रिलीफ मिलना था मौसम में बेहतरी की वजह से, तो इस वक्त भी गवर्नमेंट चाह रही है कि उनके इस्तेमाल को बढ़ा दिया जाए, उनको कोई ऐसी ऑफर्स दे के और उनकी पेमेंट्स होती हैं ताकि वो जस्टिफाई कर सकें कैपेसिटी पेमेंट्स के मामले को। सो देखिए, ये बात आपकी तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान के आईपीपीज के मुआहदे, पाकिस्तान की जनरेशन कॉस्ट ज्यादा है और फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड है, इंपोर्टेड फ्यूल्स पे बेस्ड है। इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। जब 94 और 2002 में ये पॉलिसीज आई, 17% रिटर्न दिया गया, फिर 2015 में दोबारा किया गया, चाइनीज मुआहदे हुए, सीपेक के मुआहदे हुए, सब काम जब किया गया तो बिजली ऐसी लगी जो कि वाइबल नहीं थी। बट अगर डिमांड बढ़ जाती,
पर ये याद रखिए कि इकोनॉमी का स्लो होना भी इस बिजली के जो हमारे मायदे हैं उस पे एक हावी हुआ। अगर ठीक है। लेट से इस वक्त मुल्क में आज 40,000 मेगावाट की बिजली लगी हुई है, 30,000 मेगावाट की डिमांड आ रही होती ऑन दी एवरेज, तो ये जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है ना, ये बहुत ड्रॉप कर जाती। सो दोनों तरफ की बात है, इसमें तो सिर्फ डॉक्टर साहब लोग नहीं है, ठीक है बट डॉक्टर साहब, इंडस्ट्री किया भी क्या है ना। जाए, क्योंकि आप देखें कि जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दियां आती हैं तो गैस की कमी हो जाती है, गैस जो है वो चूल्हों में आना बंद हो जाती है और उसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अगर गर्मियां बिजली जो है वो मफकूद हो जाती है, बिजली नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट जो है ये कब सीखेगी कि खपत कितनी है, उतनी ही चीज़ जो है वो बनानी है, या उतनी चीज़ जो है वो मार्केट में आवाम तक पहुँचानी भी है। मुश्किलात का शिकार रहते हैं आवाम। अब अगर बिजली के बजट थोड़ा कम किया जाएगा, प्राइस कम की जाएगी, गो के उनका यूज़ उतना ही रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे ज़रूरी है इस वक्त गैस, उसकी कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी और बंदिश भी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रियलाइज करें कि ये बिजली, गैस, पेट्रोलियम और वाटर, ये है पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, और ये एक्सट्रीम लॉसेस में है। मतलब जैसे कहेंगे ना कि मतलब जो 8 डिस्कोस हैं, उन्होंने 2013 से लेके 2023 के जो 10 साल गुजरे हैं, उसमें $8.5 अरब के नुकसानात एक्यूमुलेट किए हुए हैं अपनी बुक्स पे। अब यहाँ से अगर आप शुरू करें गुफ्तगू को, तो आपको अंदाजा होगा कि इनको ठीक करना हुकूमत के बस में ही नहीं है। 100 अरब का सर्कुलर डेट जनरल मुशर्रफ छोड़ लेकिन के डॉक्टर गए थे। साहब, जो आज डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात हैं, जो बिजली चोरी के मामलात हैं, जो जहाँ पे सस्ते कारखाने हैं वहाँ से बिजली को पूरे मुल्क में सप्लाई ना करने का जो मामला है, ये तो हुकूमत के करने का काम है। सारे लाइन लॉसेस फिर एक आम जो यूज़र है, कंज्यूमर है, वही भरता है, आप और मैं पे करते हैं। पाकिस्तान की बिजली के निज़ाम को, गैस के निज़ाम को जब तक तंजीमें नौ नहीं करेंगे, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो सरकार का जो एक पैराफर्नेलिया है, वो ये सिस्टम नहीं चला सकता। जो पाकिस्तान के डिस्कोस हैं, उनको प्राइवेट तहवील में देना, जनरेशन को कम्पिटिटिव बनाना, रेगुलेटर जिसको हमने एक पार्किंग स्पॉट बनाया हुआ है, वहां से निकाल के वहां पे गुड ह्यूमन रिसोर्स लाना, ये हैं वो डिफिकल्ट चॉइसेस जो पाकिस्तान कर नहीं पा रहा। अनफॉर्चुनेट, मैं इस मौजू पे जरा सख्त गुफ्तगू करता हूँ, और वो इसलिए करता हूँ कि मुझे मालूम है कि बगैर इस एनर्जी सेक्टर के नुकसानात को, बगैर इसको रीथिंक और रीडू और रीऑर्गेनाइज किए हुए हम अपनी इकोनॉमी को उठा नहीं सकते और डोमेस्टिक पे बोझ उठा नहीं सकते। अगर ये बातें सारी दुरुस्त ना होती तो हम आज वहां ना खड़े होते जहां पे हम ये कह रहे हैं कि 2500 अरब सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है एनर्जी सेक्टर में। ये नुकसान आते हैं, इसको जो मर्जी ये जो लफ्ज़ विंटर कहें, और पैकेज इतना है, ही खड़ा हुआ मतलब है। ये विंटर पैकेज फिर क्या सॉल्यूशन है, और क्या ये दूरस इसके नतायज हो सकते हैं? और अगर क्या वक्ती IMF तौर पे तो लिया गया हुआ है, हाँ, IMF इसके लिए एग्री है। वक्ती तौर पे तो शायद इसका गवर्नमेंट को फायदा है, लेकिन क्या अवाम को भी इसका कोई फायदा होना है? ये बात आपकी जो है, ये एक जुज है इस ओवरऑल रिफॉर्म का, जिसमें टैरिफ रिफॉर्म पूरा होने वाला है। उसका एक जुज विंटर पैकेज है। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी से निगोशिएट करना, जो बहुत से आपके टैक्सेस हैं उनको उठाना, पूरे ये जो तरसील का निजाम है जिसको एक ट्रांसमिशन कहते हैं, उस नेटवर्क को एफिशिएंट बनाना, ये वो सारे लवाजमात हैं जो आपने पूरे करने हैं इफ यू वांट एन एफिशिएंट सेक्टर। डॉक्टर साहब, अगर हम बात पहले करें बिजली जब बिजली की कीमतें कम की गई थी 2 से 3 माह के लिए, और वो भी खैर मशरूत कमी थी जो की गई थी, उस वक्त IMF की जानिब से एग्री नहीं किया गया था उस पैकेज के ऊपर, और IMF जो वो एतराज़ उसकी जानिब से आए थे। अभी जो पैकेज लाया जा रहा है, क्या इसके ऊपर एतराज़ नहीं होगा? क्योंकि IMF की तरफ से तो ये कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, इस तरह के शॉर्ट टर्म रिलीफ जो है वो आवाम को ना दिए जाएं, तो क्या अब मसला नहीं खड़ा हो जाएगा? आई एम श्योर कि अथॉरिटीज को IMF से ये बात, क्योंकि जब आप IMF के साथ एक एग्रीमेंट में हो, तो जो भी आप तब्दीलियां कर रहे हो अपने निज़ाम के अंदर जो अफेक्ट करती हो किसी तरह से भी बजट को, उस पे गुफ्तगू जो है वो करनी नहीं चाहिए, कर ली होगी। आई रियली होप। अभी तक अथॉरिटीज ने इस पे क्लैरिटी भी नहीं दी कि क्या IMF की जो नॉड है, मैं इसको अप्रूवल नहीं करूंगा, यू जस्ट नीड अ नॉड फ्रॉम देम कि आप ये करने जा रहे हैं। दे ऑलरेडी हैव इट। IMF की टीम मेरा ख्याल है 2-4 दिन में वैसे ही पाकिस्तान पहुंच रही है, सो वहां बैठ के बात कर लें।
चूंकि विंटर तो आ गई है, आई वुड हैव लाइक्ड, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, जब स्टेट रनिंग ऑफ द ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होती है तो जो पॉलिसी साजी का काम है वो डिले हो जाता है। अगर मैंने ये पैकेज लाना होता तो मैं 15 अक्टूबर को ये पैकेज ले आता, बिकॉज जैसे जैसे एयर कंडीशनर निकलना शुरू होते हैं सिस्टम से, आप नॉर्थ से लेके नीचे तक आना शुरू होते हैं, तो बिजली की जो डिमांड है वो टूटना शुरू हो जाती है। ये पैकेज 15 अक्टूबर को आना चाहिए था और इसको 15 फरवरी तक रहना चाहिए था। नाउ वी आर ऑलरेडी, आई एम टॉकिंग टू यू ऑन द 8th of November। अगर 15 नवंबर को आता है, इन माय हम्बल ओपिनियन, मतलब इसको पहले कर देना चाहिए था, फंड से भी पहले डिस्कस कर। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली हम वो इकदामात जो कि आने वाली हमारी जनरेशन्स को फ़ायदा दे सकें, जो असल जो IMF का चुंगल है या इन कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला है या जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं, उनसे हमारी जान छूटे, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? विंड एनर्जी, सोलर सिस्टम और ये दीगर जो इकदामात हैं, आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे? एक कंपेटिटिव मार्केट बनानी चाहिए जिसमें प्राइवेट सेक्टर compete कर रहा हो। जैसे आज आप एक नहीं, दो नहीं, 3 चले जाएं सेलर्स के पास जो आपको मोबाइल फोन बेच सकते हैं या उसकी सर्विस बेच सकते हैं, तो आपको एक कंपटीशन मिलता है। हजारों ऐड देते हैं लोग कि आप हमारा पैकेज खरीदें, आप हमारा खरीदें, रोज टेलीफोन करते हैं। ऐसा ही कॉल आपको बिजली की आनी चाहिए। मैं भी मिसाल देता हूँ, आई वाज लिविंग इन पेरिस, आई वाज वर्किंग देयर, तो वहां पे मुझे ऐसी ही कॉल्स आती थी कि आपकी बिजली का बिल 120 यूरो आया है इस माह में, अगर आप अगले माह इसको 112 करना चाहते हैं तो आप हमारा पैकेज ले लीजिए। ये हुकूमत को ये सारा काम करना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये जो आउटसोर्स थिंकिंग है, रिलायंस ऑन IMF, ये तब खत्म होगी जब आप अपनी पब्लिक सेक्टर की कैपेबिलिटी बिल्ड करेंगे उन सारे कामों के करने की जिसकी आज हमने गुफ्तगू की है। पाकिस्तान एक HR चैलेंज में है। जब तक इस HR चैलेंज को प्रोफेशनल इनपुट से तब्दील नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, इसकी इस्लाह नहीं करेंगे, आप इस मुश्किल से निकल नहीं पाएंगे। आप मुझे 5 साल बाद भी इंटरव्यू कर लेना, हमारी गवर्नमेंट को माहिराना राय की और एक्सपर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। हालांकि उनके पास माहिरीन की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वक्ती और काम चलाओ पौल पैरा होते हैं हमारे हुक्मरान, क्योंकि उनको शायद लगता है कि हमारी हुकूमत कल रहे ना रहे, उन्हें हेडलाइन बनानी है, उन्हें वक्ती तौर पे ऐसे काम में रहना है और बस वाह समेटनी है। और जो वाह समेटने का तरीकाकार है वो विंटर पैकेज कितना कारगर साबित होता है का बिल्कुल जारी रहता है। और अभी ये जो विंटर पैकेज है कितना सूदमंद साबित होता है अवाम के लिए, वो आने वाले दिन बताएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अनवर मसूद साहब, एक और शायर, मारूफ शायर जो उर्दू, पंजाबी और फारसी में अबूर रखते थे और शायरी करते थे। अनवर मसूद ज़्यादातर मज़ाहिया शायरी जो है उनकी वो बहुत मशहूर थी और पैदाइश है उनकी 8 नवंबर 1935। आज उनका क्योंकि पैदाइश का दिन मनाया जा रहा है, उनकी सालगिरह मनाई जा रही है, तो गुजरात में वो पैदा हुए और उसके बाद लाहौर की तरफ हिजरत की। पहले हम उनकी कुछ शायरी जो है वो आपके गोश गुजार करते हैं। अच्छा अनवर मसूद साहब की आपने जो मजाकिया शायरी है वो सुनी है। वैसे उनका ताल्लुक गुजरात से है, फैसलाबाद के लोग मशहूर होते हैं इस तरह की एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन बहरहाल उन्हें हमेशा सुना जाता था और वो चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर देते थे। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक बाहिम्मत, जी हाँ, बलूचिस्तान की बाहिम्मत बेटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद और हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान की 12 साला तालिबा अरपांगा बरिया, जिन्होंने कूपर नेक्स्ट ओलंपियाड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नाम से बड़ी मुश्किल चीज़ लग रही है, तो ये हम उन्हीं से जानेंगे। लेकिन पहले राउंड में कांसे का तमगा जीतने के बाद वो फाइनल आर्मी राउंड में 50 से ज़ायद ममालिक के शुरा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, तो मुकाबला काफ़ी टफ होगा। ह्यूस्टन में अपने क़याम के दौरान अरपांगा ह्यूस्टन म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंसेज और नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर का दौरा भी करेंगी, जिससे वो अपने तजुर्बे को तालीमी मुकाबले से आगे बढ़ाएंगी। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए अरपांगा से मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो अरपांगा। अरपांगा, सबसे पहले जो आपने एजाज़ हासिल किया है, जो इतना मुश्किल है, कूपर नेक्स्ट, ये क्या है एजाज़? इसके हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा। नेशनल साइंस ओलंपियाड डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होता है, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस में। उसमें वो बच्चों को उनके नॉलेज के, उन सब्जेक्ट्स के नॉलेज के लिए बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग उनके लिए आसान करता है कि उन्हें दुनिया के बारे में पता चले। ठीक है, और अमेरिका कब जा रही हैं अरपांगा? आप वहाँ पे कितनी देर आप रहेंगी और क्या क्या मसरूफियात होंगी आपकी, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी?
5 में हम जाएंगे अमेरिका, वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी उधर ह्यूस्टन में, जैसे ऑन स्पॉट एक्टिविटीज होंगी, क्विजेज होंगे, टूर्स होंगे और एग्जाम होगा। जबरदस्त ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ये भी बताइएगा कि ये जो आपने कैटेगरी जो आपने चुनी है क्वालिफाई करने के लिए, कूपर नेक्स्ट ओलंपियाड, ये इसमें कितने तलबा ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं और कितनी तादाद होती है, और आप जो है आप किस तरह से यहाँ तक पहुँची, अपने सफ़र का थोड़ा सा बताएं। गवर्नर के नेचुरल साइंस ओलंपियाड में 25,000 प्लस पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसमें बस कुछ हजार पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, टीचर ठीक है, और आपके घर वाले वो कितना खुश हैं, उन्होंने कितना सपोर्ट किया? उनको अंदाज़ा है कि आप जिस मुकाबले के लिए जा रही हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, कितना मुश्किल था इसमें हिस्सा लेना? हेल्प की थी, मेरी टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की, और बहुत प्राउड और हैप्पी थे जब मैं जीती। मुश्किल था उसकी तैयारी करना, पेपर देना, मगर मैं जीती। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की सपोर्ट थी सूबाई सतह पे भी और वफाक के लेवल पे भी? गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया इस मुकाबले में शिरकत करने के लिए? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा, वहाँ पे यानी कि जाना, रिहाइश और सारे इंतजामात आपने खुद अपने तौर पे किए हैं? अभी करने हैं। अच्छा, अभी करने हैं। चले, हमारी ढेर अरपांगा, दुआएं हैं और क्या हमारी गवर्नमेंट से भी बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं, ये भी तो पूछ लें। जी जी बिल्कुल। अरपांगा, आप नेक्स्ट क्या करना चाहती हैं, बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? मैंने बड़े होके वेटरनरियन बनना है, क्योंकि मुझे साइंस भी पसंद है, मुझे जानवर भी पसंद है। ओ ज़बरदस्त, आपको साइंस भी पसंद है और जानवर भी पसंद है, तो अब क्या बनेगी? वेटरनरियन, एनिमल की डॉक्टर। ज़बरदस्त। तो आप आइडियलाइज किसको करती हैं अरपांगा, जिसको आपको देख के शौक हुआ हो कि आपने ये बनना है बड़े होके? वैसे मेरी इंस्पिरेशन कोई नहीं, मगर मेरे अब्बू है, मगर मैंने वेटरनरियन बनना, उन्होंने मुझे इंस्पायर भी किया। उन्हें भी एनिमल्स पसंद है, मुझे भी पसंद है। अच्छा, ये आपका जो नाम हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पे, वो भी बड़ा डिफरेंट है, अरपांगा बरियाल। तो ये नाम रखा किसने, इसका मतलब क्या है, वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। ये पश्तो नाम है, मेरे दादा ने मेरे लिए रखा था, इसका मतलब रेड एसेट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप तो हमारी अपने पेरेंट्स का यकीनी तौर पे, बल्कि जी हाँ। पाकिस्तान का एसेट हैं, और इसी तरह चमकती रहें, इसी तरह कामयाबियां समेटती रहें। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके साथ। विश यू गुड लक। नाज़रीन, ये थी अरपांगा हमारे साथ, कूपर नेक्स्ट ओलंपियाड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दुनिया भर के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उन्हें पिछाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हम हर बार ऐसे चेहरों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे टैलेंट को सामने लेकर आते हैं और फिर थोड़ा सा हम दस्तक देते हैं हुकूमती ऐवानों पे भी, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि इन्हें निखारने का, इन्हें पॉलिश करने का और आलमी सतह पे मुतारिफ़ करवाने का जो बीड़ा है, जो ज़िम्मेदारी है, उनकी भी है, और उनकी हौसला अफजाई से ही हम इन्हें निखार के पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो असल खूबसूरत चेहरा है वो दिखा सकते हैं। अब हम कुछ स्टंटमैन की भी बात करते हैं, जो कि इस वक्त बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं। कई मन वजनी गाड़ी खींचना हो, गाड़ी सर से या जिस्म के किसी भी हिस्से से दांतों से मोस्टली खींचते हैं, टूटे हुए शीशों पर जूतों के बगैर खड़ा हो जाना, मुखालिफ सिमत को जोर लगाने वाली मोटरसाइकिलों को बाजों की मदद से रोकना, मतलब बड़े ही मुनफरिद काम है जो ये करते हैं। तो हम इन्हीं से गुलाम बात फारूक करते हैं। हमारे साथ गुलाम मौजूद हैं, फारूक। स्टंटमैन हैं और ब्रिटेन गॉट टैलेंट के अंदर उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है, उनकी तरफ से इन्हें इनवाइट किया गया है। सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे गुलाम फारूक। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपने रब्ता किया ब्रिटेन गॉट टैलेंट के साथ या उन्होंने आपसे रब्ता किया? क्या क्या कारनामे आप अभी तक सर अंजाम दे चुके, ये भी बताइएगा। रहीम, सख्त काम जो मैं इसलिए कर लेता हूँ कि इसका मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, क्योंकि दुनिया में जो ना कोई भी चीज़ हो या कोई भी काम हो, नामुमकिन दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। अगर बंदा इसमें मेहनत करे, इसमें जो ना दिन रात लगा के मेहनत करे, वो जो ना इस काम को कर लेता है। नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। मेरा मिशन है दुनिया के जो ना सख्त काम करना हो, दुनिया को दिखा देना कि सख्त काम ही इंसान कर। गुलाम फारूक, अभी कौन से स्टंट कर चुके हैं ऐसे जो बहुत मुश्किल थे, जो किसी और के लिए करना आसान नहीं थे? जी सर, बिल्कुल जो ना मेरे सारे स्टंट जो नामुमकिन है, लेकिन मैंने इस पर मेहनत की है, काफ़ी वक्त लगाया, इनको जो ना मैंने मुमकिन बना दिया है।
जैसे मैं अपने सर के ऊपर से गाड़ी को क्रॉस कर लेता हूँ, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डेंजरस स्टंट है, ये नामुमकिन है, लेकिन मैंने इस पर मेहनत किया, इसको भी मैंने मुमकिन बना दिया है। मैं अपनी आंखों में लोहे के कुंडे लगाकर जो ना इसके साथ वज़न उठाता हूँ और सर पे जो ना बड़े बड़े पत्थर रख के और बर्फ़ की ब्लॉक रख के इसके ऊपर तोड़वा लेता हूँ। मैं अपनी सीने के ऊपर से गाड़ी को क्रॉस कर लेता हूँ। इस तरह जो दुनिया के बहुत से और भी मैं स्टंट करता रहता हूँ, सारे नामुमकिन है, मैंने उसको मेहनत अच्छा गुलाम किया है। फारूक, बड़े ही रिस्की और काम लग रहे हैं जो वीडियोस भी हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, तो बहुत ही जब ये काम खतरनाक है। जी हाँ करते हैं, आपको डर नहीं लगता? जी बिल्कुल सर, मेरे काम जो ना सारे रिस्की है, सारे अमेजिंग काम है, मुझे डर नहीं लगता है। अगर हम लोग डर जाएंगे तो ये काम हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डर के जो ना आगे जीत है, डरना नहीं है, काम को कर लेना है और दुनिया को दिखा देना है कि पाकिस्तान में जो ना ये टैलेंट भी मौजूद है और स्पेशली अच्छा, आपको ब्रिटिश गॉट टैलेंट की तरफ से शमूलियत की दावत मिली थी, आपने खुद वहाँ पर राब्ता किया या आपको वहाँ से दावत आई है, इसके बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ब्रिटिश गॉट टैलेंट शो की तरफ से मुझे बाकायदा ऑफिशियली इन्विटेशन लेटर मौसूल हो चुका है। ठीक है, ठीक है। 23 और 24 नवंबर को हम लोगों का इसमें जो ना ऑडिशन है, ये हमारे मुल्क और सूबे बलूचिस्तान और मेरे मस्तूम के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि दुनिया के सबसे बिगेस्ट टैलेंट शो की तरफ से हमें जो ना इन्विटेशन लेटर मौसूल हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पजीरा हासिल नहीं है। ना हमारे वीज़े का जो ना अभी तक मसला हल हुआ है, ना जो रिटर्न टिकट वगैरह का मसला हल हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे साथ वो ताउन करें, ताकि पूरी दुनिया में जो ना हम पाकिस्तान का नाम जो ना रोशन कर सके। मेरे साथ मेरा लड़का भी आ रहा है इस शो में, उज़ैर फ़ारूक मेरा जो ना लड़का है, और ये दुनिया का जो ना 15 मजबूत तरीन बच्चे हैं। मीट दी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किड, उज़ैर का शुमार भी इनमें है। उज़ैर अपने नाक के ज़रिए जो ना ट्रक के ट्यूब में वापरता है और सरिये को जो ना अपने दांतों में रखकर पावर से जो ना वो बेंड कर लेता है। 2-3 गाड़ियाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया पर देखते हैं और फिर बगैर ट्रेनिंग के करना शुरू कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसा कर लेंगे। तो बगैर ट्रेनिंग ये काम कितना खतरनाक हो सकता है किसी के लिए? मेरा जो ना स्पेशली पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज है, ये पैगाम है कि जो भी मेरे शो देख रहे हैं, मेरे जो ना अमेजिंग स्टंट देख रहे हैं, प्लीज़ इसको घर में आपने ट्राई नहीं करना है। प्लीज़ डू नॉट ट्राई एट होम, क्योंकि बहुत रिस्की गेम है, ये बहुत अमेजिंग है और डेंजरस है। इसके लिए मैंने जो ना 20 साल लगाया, तब जाके मैंने को जो सीखा है, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। लेकिन आप लोग टीवी पे देखते रहते हो, बहुत दफ़े इस तरह होता है कि बच्चे जो ना इस तरह करते हैं कि यार हमें भी करना है, या ये करना है, वो करना है। तो प्लीज़ आपने ये चीज़ घर में ट्राई नहीं करना है। प्लीज़ डू नॉट ट्राई एट होम, और आप अपना मेहनत जारी रखें। आप जब मेहनत बहुत करेंगे, शुक्रिया गुलाम फारूक, और हमारे साथ गुलाम फारूक मौजूद थे। आप लोगों ने घर बैठ के इनको सोशल मीडिया पर देखने के बाद या टीवी स्क्रीन पर उससे ट्राई नहीं करना, उससे ट्राई बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं, और मैं तो देखने के बाद खौफजदा हो रही थी। इसीलिए तो स्टंटमैन है वो, बिल्कुल, इसीलिए वो प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए, इसके लिए पूरी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग चाहिए होती है। खींचना, आंखों के जरिए खींचना, मतलब बहुत मुश्किल काम है। आप बिल्कुल इसको करने की कोशिश मत कीजिएगा, नुकसान उठा सकते हैं आप। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम और बात कर लेते हैं बॉलीवुड की, जो कि अक्सर पाकिस्तानी गानों को हमेशा ही पसंद तो करता है, लेकिन उन्हें चुराने की कोशिश भी की जाती है, जिसका पाकिस्तानी गुलकारों को क्रेडिट नहीं दिया जाता। ये सबसे अफसोसनाक पहलू है इस चीज़ का। आप कॉपी करें, आप इंस्पायर भी हों, लेकिन क्रेडिट कम अज़ कम देना चाहिए जिसकी ये मेहनत है। तो ताहम हाल ही में भारतीय गुलकार और रैपर हनी सिंह की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें उन्हें पाकिस्तान की सराइकी ज़ुबान का मशहूर गाना बिस्मिल्लाह करा गाते हुए देखा गया है। सबसे तवज्जो तलब बात यह है कि गुलकार ने ये जो गाना गाया है, और इस गाने को असल में नदीम अब्बास के हवाले से बताया जाता है, पाकिस्तानी गुलकार को क्रेडिट देते हुए गाना गाकर हाज़रीन की दाद वसूल की थी। और साथ में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में गुलकार हनी सिंह का नदीम अब्बास को क्रेडिट देना मदाहों को पसंद आया, जिसकी मदाहों ने तारीफ भी की है। पहले हम वो गाना सुनवाते हैं और फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। क्रेडिट दिया है असल गाने वाले को, और यही हम चाहते भी हैं। चाहे पाकिस्तान कोई इंडियन गाना गाए या इंडिया का कोई गुलकार पाकिस्तानी गाना गाए, तो उन्हें उनकी जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए। अभी बात हो रही थी उस दिन रेशमा के गाने की, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसकी गाना चुराया गया और या पांचा किया गया था। ओके, चुराया, उन्होंने क्रेडिट तो दिया था रेशमा साहबा को, लेकिन उसका जिस तरह से बुरा हाल किया गया था वो भी काबिल अफसोस अमर है। लेकिन हनी सिंह इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, और जो असल गुलकार है उसे उसका क्रेडिट दे रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। बड़े सिंगर हैं, बड़े सिंगर की यही पहचान होती है कि वो अपने जो असल क्रेडिट जिसको हक बनता है वो देता है। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। बहुत सारे अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करना अभी बाकी है। आपको सितारों का हवाल भी बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। हम आज बात करेंगे 2022 में
कत्ल हो जाने वाले मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन की, जो अपने छोटे बेटे सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई की तस्वीर में पहली मरतबा सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की है। और जुमेरात को ये सिद्धू मूसेवाले के जो वालिदैन थे, इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने दूसरे बेटे शबदीप सिंह सिद्धू की पहली तस्वीर शेयर की है। बहुत ही क्यूट है बच्चा, देख सकते हैं। और उन्होंने वो जो रिवायती पग है उसको पहना रखा है, जिसमें उन्होंने सिद्धू की मौत के बाद एक और बेटी की पैदाइश पर खुदा का शुक्र भी अदा किया है। और बहुत सी इसको शेयरिंग मिल रही है, लाइकिंग मिल रही है, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के साथ ना सिर्फ इंडिया के जो रहने वाले हैं वो मोहब्बत करते हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी तादाद है उनके फैंस की, उनके गानों की। और उन्होंने भी मोहब्बत का इजहार बारहा किया था और इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि वो पाकिस्तान आके परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था। इससे पहले ही वो जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। तो ये तस्वीर इस वक्त वायरल हो चुकी है। उनके जो पेरेंट्स हैं और वालिदैन के छोटे से तो अपने बेटे को खोने का बहुत दुख है जुनैद, लेकिन उन्हें एक फिर से बेटा अल्लाह ताला ने देकर उस दुख में कुछ कमी कर दी है। और वो शुक्रगुजार हैं अपने रब के इसके ऊपर कि उन्हें बेटा फिर से उनकी गोद में है और उसके साथ वक्त वो गुजार सकेंगे अपनी औलाद के साथ एक बार फिर से। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी स्मॉग की, और इस वक्त स्मॉग का तदारुक बहुत ज़रूरी है और इसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, इस सूरत हाल को, बीमारियों से बचा जाए, और स्मॉग जो है ये कब तक बरकरार रहेगी, बारिश की क्या उम्मीद है, इस सब के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं और हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। हम दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। शराज निसार हैं हमारे साथ लाहौर से, हमारे रिपोर्टर सरदार सरफराज साहब हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। सबसे पहले शराज निसार से हम सूरत हाल की जो इस वक्त चल रही है वो जान लेते हैं। शराज, आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं? स्मॉग की क्या सूरत हाल है? क्रैकडाउन भी हो रहा है, पकड़ धकड़ भी हो रही है, ग्रीन लॉकडाउन भी हो रहा है जी, जिस तरह जुनैद कह रहे हैं ग्रीन लॉकडाउन भी लग रहा है, तो क्या कोई सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर आ रही है या अभी भी स्मॉग का वही हाल है? जी बिल्कुल, स्मॉग की जो शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा ही होता जा रहा है। और मैं इस वक्त शिमला पहाड़ी के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर लाहौर में जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉग उसको देखा गया और यहाँ पर नाके लगाए गए हैं। जो ग्रीन लॉकडाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसी तरह नाके लगाकर ख़ासकर जो चिंची रिक्शा और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनको रोका जा रहा है। और 200 से ज़ायद मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिए गए। जो CCP लाहौर बलासदी कमैना की तरफ से आज सुबह ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई गई है, उसके मुताबिक 200 से ज़ायद मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इस नाके पे हमारे साथ इस वक्त इस सर्कल के इंचार्ज मौजूद है करामत, उनसे जानते हैं। करामत, ये बताइएगा कि ये ग्रीन लॉकडाउन के दौरान किस तरह स्मोक को कंट्रोल किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर इस मौजूद हूँ फ्लैटी चौक में, जटन रोड जो हमारा सबसे अहम नाका है और अहम रोड है जानब शिमला। सर शिमला पहाड़ी के सराउंडिंग 1 किलोमीटर के एरिया में इस एरिया को हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर किया गया स्मोक के हवाला से। और शिमला पहाड़ी के सराउंडिंग 1 किलोमीटर के एरिया में नाकाजात लगाए हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के साथ, और स्पेशली महकमा माहौलियात और ट्रैफिक पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ नाकाजात से हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं। अच्छा करामत, ये भी बताइएगा कि कई लोगों का ये कहना है, खासकर जो चिंची रिक्शा वाले हैं, उनका ये कहना है कि हमारी कोई इतनी ज़्यादा कोई धुआं नहीं छोड़ रही गाड़ियाँ, लेकिन उसके बावजूद जो है चलान भी किए जा रहे हैं और हमें पकड़ा भी जा रहा है। सर इसके तसलसल में ये है कि जो चिंची रिक्शा है और लोडर रिक्शा है, मजदा है, ये बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस करते हैं। इन पर स्पेशली पाबंदी आयद है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इस एरिया में। इनको हम नाकाजात से एंटर नहीं होने दे रहे। बाकी जहाँ तक कार्रवाई का ताल्लुक है, नाकाजात पे चेक करते हैं महकमा माहौलिया के साथ के तामन के साथ, उधर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो कोई मुनासिब देख के, क्योंकि ग्रीन लॉकडाउन जारी है और इसके ऊपर जो है वो इकदाम भी किए जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। आपको भी हम कहेंगे कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, ताकि आप भी जो इस वक्त फिजा चल रही है उससे बच सकें। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट भी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सरदार सरफराज साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या वजह है सरदार साहब, हम देख रहे हैं मुसलसल हुकूमती इकदाम भी हैं, लॉकडाउन भी लग रहे हैं, पकड़ धकड़ भी जारी है, लेकिन क्या वजह है कि इसमें मजीद इजाफा और शिद्दत आती जा रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स की खराबी में? जी बहुत शुक्रिया जी। मुझे इकदामात की तफसील का तो नहीं पता, लेकिन देखिए जो असल में ये सीज़न ऐसा होता है कि इसमें विंड बिल्कुल काम होती है और एक तरह से स्टेबल एटमॉस्फेयर होती है। आपने
मतलब समर सीजन में देखा होगा कि हवाएं अच्छी चलती रहती हैं, मुसलसल स्पीडी हवा चलने की वजह से मिक्स होती है, तो वो पोल्यूटेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट होते रहते हैं। लेकिन ये सीजन ऐसा होता है, ये नवंबर और दिसंबर के मिड तक कम से कम, कि जब तक कि कोई ऐसी तेज हवा ना चले या अच्छा बारिश का स्पेल ना हो जाए, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह के इकदाम से इसमें कोई कमी तो नहीं आएगी। लेकिन ये जरूर है कि जो ट्रांसपोर्ट से सबसे ज्यादा इमिशन, आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट से ही है बेसिकली, को 43%, ये एफएओ की रिपोर्ट है लाहौरी के बारे में, कि 43% इमिशंस सल्फर की और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो आपकी ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है, और इसी तरह से 25% इंडस्ट्रीज अच्छा, की अभी वजह से अभी अभी ये जो आप डिटेल्स बता रहे हैं, बिल्कुल ये सही है कि ये सारे इकदामात और अनासर अवामिल मिल के ही इतना ख़राब कर रहे हैं आबो हवा को। बेहतरी किस तरह से मुमकिन है? एक तो ये इकदाम, बारिश से भी फ़र्क पड़ सकता है, और कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, बारिश तो एक अच्छी बारिश पड़ जाए तो फिर काफ़ी एक आध हफ्ते तक, या आप कह सकते हैं 10 दिन तक, अगर बहुत अच्छा बारिश का स्पेल हो जाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली लाहौर की तरफ आता हुआ कोई अभी ऐसा स्पेल नहीं दिखाई देता। हाँ, उधर शुमाली इलाका जात में होगा, केपी में अच्छी बारिश है और बर्फबारी भी होगी पहाड़ों पर, लेकिन वो इस्लामाबाद के नॉर्थ में ही स्पेल दिखाई देता है। 15-16 नवंबर को कुछ ना कुछ बादल मौजूद होंगे, तो जैसे गवर्नमेंट का प्लान है कि आर्टिफिशियल रेन करवाने का, तो फिर हो सकता है वो एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन तो मुझे जो अच्छा ये है कि एक्सपेरिमेंट किए जाने हैं, या जिसका गवर्नमेंट कह भी रही है, गवर्नमेंट तो काफ़ी देर से कह रही है कि मसनूई बारिशें की जाएंगी और उससे स्मॉग जो है उसका खात्मा हो जाएगा। इंडिया से भी बात की जा रही थी कि वहाँ पर भी, पंजाब में यही सूरत हाल है, तो वहाँ पर भी बात की जाए ताकि स्मॉग का मिलकर तदारुक हो और मिलकर इसमें कमी लाई जा सके, इसको बेहतर किया जा सके फिजा को। समझते हैं कि भारत के साथ गुफ्तगू अगर की जाती है तो क्या इकदामात वहाँ से किए जाने चाहिए जो कि ज़रूरी हैं, और कौन से इकदामात यहाँ से किए जाएं? ग्रीन लॉकडाउन इस वक्त हमने देखा सूदमंद साबित नहीं हो रहा, बच्चों को छुट्टियाँ दिए जाना भी सूदमंद साबित नहीं हो रहा, ट्रैफिक में तो खासी कमी वाकई हुई है। देखिए, मुझे मैं उस पर क्या बात कर सकता हूँ। मैं तो आपको मेट्रोलॉजिकल या मौसमियाती या नहीं, भारत जो की तरफ से भी ऐसे वो कौन बता से सकता हूँ। इकदामात किए जा सकते हैं, और पाकिस्तान में भी ऐसे कौन से इकदामात किए जा सकते हैं? अगर बारिश नहीं होती तो इस स्मॉग से क्या निपटने के लिए कोई और भी तरीकाकार हो सकता है, वो जानना चाहूंगी आपसे, जो दोनों तरफ से किए जाएं। वो तो देखिए 4-5 चीज़ें हैं ना, ये यानी आप अपनी ट्रांसपोर्ट की इमिशन कंट्रोल करें, आप इंडस्ट्रीज की इमिशन कंट्रोल करें, एग्रीकल्चर की इमिशंस, और इसी तरह वेस्ट बर्निंग, रेजिडेंशियल, और ये जो 5-6 फैक्टर्स होते हैं, इन सब से इमिशन होती है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट का है, और दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज का है, तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर है, चौथे नंबर पे आपका जो फॉसिल फ्यूल से आप बिजली पैदा करते हैं, उसमें कोयला भी आता है, गैस भी आती है, और फिर ये कि ट्रांसपोर्ट में जाहिर है कि वो जो आपकी पुरानी गाड़ियां हैं उनका एक तरह से कोई वो किया जाए और रेगुलर चेकअप किया जाए, और अच्छी क्वालिटी का, यानी जो लो सल्फर फ्यूल होता है वो इस्तेमाल किया जाए। सब बारिशें कब तक मुतवक्के हैं, क्या उम्मीद की जा रही है बारिशों के हवाले से? बारिश मैंने आपको बताया ना कि एक स्पेल है जो मुल्क के शुमाली इलाकों तक महदूद है, यानी केपी के जो शुमाली इलाके, मालाकंड डिवीजन हो गया, और दूसरे उससे मलिका इलाके, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और उसके नॉर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा जेलम वेलम, और जो उससे मलिका इलाके हैं, लाहौर के गिरदो नवाह में बारिश हो बारिश सकती है। जी, लाहौर की तरफ कोई खासा स्पेल नहीं, कोई खास स्पेल नहीं दिखाई दे रहा, पूरे नवंबर में कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। अच्छा, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं, शहराज निसार भी हमें बता रहे थे और उनसे भी जानेंगे। अच्छा सरदार साहब, ये क्लाइमेट चेंज की वजह है, क्योंकि अमूमी तौर पे हम नवंबर के अंदर इससे ज़्यादा ठंड देखते थे, और ये जो स्मॉग का भी मामला है वो पिछले चंद सालों में इतना ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, इसे क्लाइमेट चेंज कहा जाए, और क्या क्या रीज़न्स हैं इसकी? देखिए, क्लाइमेट चेंज से भी किसी हद तक लिंक बनता है। आपको पता है कि अक्टूबर, नवंबर और फिर किसी हद तक दिसंबर भी, ये तीनों एक तरह से ड्राइएस्ट मंथ होते हैं। बहुत कम बारिशें होती हैं पाकिस्तान में इन दोनों महीनों में, खासकर अक्टूबर नवंबर में। और फिर जितनी थोड़ी बहुत हुआ करती थी, अब पिछले मतलब ड्यू टू क्लाइमेट चेंज उनमें भी कमी आती जा रही है। तो जाहिर है जब बारिश बहुत कम होती है तो पोल्यूटेंट्स सारे के सारे आपके ग्राउंड के करीब मोहल्लक रहते हैं और ये स्मॉग की कैफियत पैदा करते हैं। तो और आने वाले सालों में तो फिर इसमें शिद्दत मजीद बढ़ सकती है। सरदार साहब, क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? बढ़ सकती है, बिल्कुल खदशा यही है कि बढ़ सकती है। और जब तक कि वही आप मतलब कोई दूररस इक़दाम नहीं करेंगे ना, यानी कोई ये सीजन शुरू होने से बहुत पहले, ये साल भर काम करने की ज़रूरत होती है, या कम से कम 4-5 महीने पहले करने की ज़रूरत होती है कि आप ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट बनाएं, अपना फ्यूल
जो हाई क्वालिटी फ्यूल है वो गाड़ियों में इस्तेमाल हो। इस तरह से जो दूसरी चीज़ें हैं, दरख्तों का उसमें उगाना, इंडस्ट्रीज में, ग्रीनरी में एग्रीकल्चर इजाफा में करना कितना सूदमंद हो सकता है और इस पे कितना ज़रूरी है फोकस करना, सरदार साहब? बिल्कुल, वो तो मतलब ये कि जो आप इक़दामात कर सकते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही है। आपको एक चीज़ मैं याद दिलाऊँ कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसमें पर पर्सन कोई मेरे ख़्याल में 4 दरख़्त आते हैं, जो एक रिपोर्ट में देख रहा था। और जबकि ग्लोबली ये है, जो एवरेज है वो 422 या 425 दरख़्त हैं हर बंदे के हिस्से में। बिल्कुल तो ठीक हमारे है। यहाँ सिर्फ 4 हैं या 5 हैं। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि आप मुसलसल ये तो साल पाकिस्तान भर ये को मुहिम चलती हमें रहेगी। सरसब्ज़ो शादाब करना होगा और उन गाड़ियों को क्रैकडाउन उन गाड़ियों के खिलाफ होना ज़रूरी है, उन भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन होना ज़रूरी है। जो भी तमाम अवामिल इस वक्त स्मॉग का बाइस बन रहे हैं उन तमाम को रोकना होगा। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे शराज हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि फसलों की जो बाकियात को जलाने का अमल है वो लाहौर को वेंटिलेटर तक पहुँचाने वाली स्मॉग की बड़ी वजह बन चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने फसलों की बाकियात से कागज़ बनाने का जो कामयाब तजर्बा किया है, इस तजर्बे से इस्तेफादा हासिल करते हुए फसलों की बाकियात को जलाए जाने वाले धुएं से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, और लाहौर से रूबा अरूज हमारी नुमाइंदा है, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, ये देखिए। बागों के शहर को स्मोग ने एक रोग वाला शहर बना दिया है। ना सिर्फ हुकूमत बल्कि शहरी भी परेशान हैं कि स्मोग का तदारुक कैसे किया जाए। ऐसे में वो नन्हे तजुर्बात जो कि स्टूडेंट्स करते हैं वो खासे हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी लैब जहाँ पे स्टूडेंट्स ने, जो कि एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बाकायदा फसलों की बाकियात का इस्तेमाल करके पेपर और गत्ता तैयार कर लिया। तो आइए देखते हैं ये जादू कैसे किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी अर्थ एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के इस वक्त हम पल्प एंड पेपर प्रोसेसिंग लैब में मौजूद हैं। तो अंदर जाके देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह से फसलों की बाकियात का इस्तेमाल करते हुए पेपर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इन हुए हैं, यहाँ पे इस वक्त भी प्रैक्टिकल चल रहा है। हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आप प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी परेशानी है, हुकूमत परेशान है, स्मोक से छुटकारा नहीं मिल रहा, फसलों की बाकियात की वजह से स्मोक मजीद फैल रही है। आप लोग तो यहाँ पे कमाल कर रहे हैं, कैसे? देखिए, हमने ये प्रोजेक्ट बेसिकली कंसीव किया था कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर वेस्ट को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हर साल स्मोक और उसकी वजह से लाखों लोग बीमार होते हैं और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरी एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ पेपर बनाने के लिए जो रॉ वुड है उसको काटा जाता है, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है पेपर में, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस है। ये जो चीज़ है इसको हम डेकल कहते हैं। इस डेकल के अंदर हम इसको बेसिकली इस शीट को यहाँ से हम इवन सा उसके अंदर लेयर बना के उठाते हैं और यहाँ पे वो शीट बन जाती है, पेपर की शीट। ये जो आप वेस्ट देख रहे थे उससे ये पेपर तैयार हुआ है और अभी इनके पास कोई प्रॉपर बड़ी मशीनरी मौजूद नहीं है, लेकिन दिस इज़ रियली प्रैक्टिकल। तो हमने ये प्रोजेक्ट इसलिए कंसीव किया कि हम ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट है इसको प्रॉपरली हम यूज़ करके पेपर के अंदर कन्वर्ट करें और वो पेपर जो कि हम मार्केट के अंदर उसको सेल आउट कर सकें, या उससे फिर जॉब क्रिएशन होगी और उससे फिर लोग जो है वो जहाँ पे भी वो वेस्ट क्रिएट हो रहा है वहीं पे फार्मर उसको कलेक्ट करके उसको पल्प में कन्वर्ट करके, पेपर में कन्वर्ट करके सेल कर सकते हैं। हमारे पास सेकेंडली इससे एडवांटेज ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी जो हैं वो फुलफ़िल करता है कि हम लोग इसमें वाटर कंजर्वेशन भी कर रहे हैं, फिर हमारे पास इसमें पोल्यूशन जो है ना वो मिनिमम हो रहा है। जबकि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनके अंदर बहुत सी इमिशंस हो रही होती हैं जो कि वहाँ पर काम करने वालों के लिए भी ख़तरनाक होती हैं, और फिर वो जो इमिशंस बाहर जाती हैं उससे हमारे पास एयर पोल्यूशन में भी इंक्रीज़ होता है। बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट में जो भी काम किया जाता है तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के किया जाता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करें। जैसे कि सर्दियों में हमारे स्मोक बढ़ जाती है हमारे मुल्क में, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको कम से कम करें। फसलों की बाकियात को जलाने के बजाय उनसे पेपर बनाने का कामयाब तजुर्बा बड़े पैमाने पर स्मोक के तदारुक में मददगार साबित हो सकता है। कैमरामैन अरसलान हैदर के साथ रूबा अरूज, एक न्यूज़, लाहौर। रूबा अरूज की रिपोर्ट आपने देखी है नाज़रीन। ये वो इक़दाम हैं जो हम कर सकते हैं। हमारे अपने बच्चे अगर इतने टैलेंटेड हैं कि वो फसलों की बाकियात जिसकी वजह से स्मॉग एक बड़ा रीज़न है फसलों की बाकियात को जलाने का, तो ना सिर्फ हमें अपने तौर पे ये करना चाहिए बल्कि अपने पड़ोसी मुल्क को, भारत को भी आइडिया शेयर करना चाहिए ताकि वहाँ पे भी इस मसले का हल निकले और स्मॉग से छुटकारा हासिल हो सके। हम अब ब्रेक पर जाने वाले हैं और ब्रेक पर से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे डायबिटीज़ की, शुगर की, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और इसको रिवर्स किया जा सकता है। इस तमाम चीज़ों पर बात होगी। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक। और अब बात हो जाए एक इंतहाई अहम मर्ज़ की, जिसका जो हर दूसरा शख्स पाकिस्तानी शिकार है। और डॉक्टर साहब भी हमें बता रहे थे, हमारी अपनी भी रिसर्च है कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसमें सबसे ज़्यादा जो इजाफे का रुझान बढ़ता जा रहा है। और 30 लाख के करीब ऐसे मुतासरीन हैं, शुगर के मरीज़ हैं, जिनका खदशा है कि उनकी शायद टांगों को काट दिया जाए, उनके जिस्म के किसी आज़ा को काटना पड़े, क्योंकि ये ऐसा मर्ज़ है जो अकेला नहीं आता नाज़रीन, सिर्फ अपने साथ और भी कई पेचीदगियाँ और बीमारियों को साथ लेके आता है। डॉक्टर इज़हार खान साहब माहिर अमराज़ ज़ियाबतीस हैं और ख़ास तौर पे रिवर्सल एक्सपर्ट भी हैं, यानी कि वो लोग जो कि इसका शिकार हैं उन्हें नॉर्मल करने में भी किस तरह से शुगर को वापस भी लाया जा सकता है। और ये कितना मतलब बहुत चैलेंजिंग होगा, जाहिर है हमारे पाकिस्तान में तो इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इज़हार खान साहब, वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, जो ये पाकिस्तान में चल रहा है ना, यकीन माने हर बंदा इससे तंग है। हर घर के अंदर कोई 3 से 4 लोग डायबिटीज़ में, अब तो बच्चे भी इसका शिकार हैं। हमारे यहाँ जो मेडिसिन मिलती हैं, साल हर साल भी मेडिसिन खा के आप उसको थोड़ा बहुत कहीं कंट्रोल कर पाते हैं। इतनी एहतियाती तदाबीर के बाद भी लोग खाना पीना मीठा छोड़ देते हैं, उसके बावजूद भी, और आप तो रिवर्स ही कर रहे हैं, तो किस तरह से है ये मुमकिन? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत खुश आमदीद कहना चाहूँगा, मुबारक देना चाहूँगा। और आपका स्लोगन इतना कैची और अट्रैक्टिव है, जो कि पाकिस्तान की भी डिमांड है, बनो एक, ठीक है ना, एक आवाज़, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुनेद और इशाल, यू आर कंडक्टिंग वंडरफुल। और बेसिकली जब बात कमिंग टू द पॉइंट, ये जो कॉन्सेप्ट है डायबिटीज़ रिवर्सल का, अब देखें कि हम लोग जब तक इंटरनेशनल जितनी लेटेस्ट रिसर्चेस हो रही हैं उनके साथ अटैच नहीं होंगे या उनको छुपाएंगे किसी भी वजह से, ठीक है, तो बेसिकली हम एक क्राइम कर रहे हैं अपने साथ और अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों के साथ, ठीक है। आई कैन प्रूव, ठीक है, कि इस हवाले से इंटरनेशनली कैनेडियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिकल में भी और इंटरनेशनल अभी रिसर्चेस पब्लिश हो चुकी हैं और मार्केट में बुक्स ये आज नहीं 4 से 5 साल हो गए। डॉक्टर जेसन फंग इज़ वन ऑफ द लीडिंग डॉक्टर इनके कैनेडियन डॉक्टर हैं, जिनकी डायबिटीज़ कोड के नाम से प्रॉपर पब्लिश हो चुकी रिसर्च। डॉक्टर साहब, ये रिवर्सल उन मरीजों के लिए भी है जो कि इसका बाकायदा शिकार हो चुके हैं, ये जो प्री डायबिटिक हैं, जिनको खदशात हैं कि हो सकती है वो वापस नॉर्मल पे आ सकते हैं? बिल्कुल जुनैद, मैं आपको बताता हूँ, ये 100% देखें, जनरली टाइप 2 जो है ये 90 से 95% जो लोग होते हैं उनको डायबिटीज़ टाइप 2 होती है, ठीक है, जो 100% रिवर्सिबल है। बिल्कुल। वजूहात, पहले थोड़ा सा वजूहात पे आ जाएं कि क्या लाइफस्टाइल है, वो क्या हमारा खाना पीना है जिसकी वजह से हम इसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? अब देखिए, कुछ तो गलती कर रहे हैं हम। जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान हैज़ डिक्लेयर्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ये कितनी अलार्मिंग बात है स्टैटिस्टिकली, और आप हैरान होंगे पाकिस्तान में 4.5 करोड़ पेशेंट जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हुए हैं, ठीक है जी, 4.5 करोड़। अब कितनी अलार्मिंग पोजीशन है, और अगर सिर्फ इस पे आप काम करके डायबिटीज़ को अगर आप रिवर्स कर लेते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप देखें कि पाकिस्तान का हेल्थ का 50% से ज़्यादा बजट आप सेव कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा बर्डन जो हमारे हेल्थ सिस्टम पे है, ये इस आइडिया को लेके, जो कि प्रॉपर प्रूवन आइडिया है, ये मैं कोई फार्मूला मेरे पास नहीं है कि मैं कोई एक मेरे पास नुस्खा है और मैं दूंगा और डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। हॉस्पिटल्स का बिजनेस बंद हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बिजनेस बंद हो जाएगा। देखिए, अगर तो इशाल, अगर तो हमने अपने कंट्री का सोचना है, ये देखें कि जितने भी इंटरनेशनल लाइक लीडिंग कंट्रीज हैं, सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, उनको सबसे पहले दे आर पुटिंग देयर लाइक पब्लिक फर्स्ट, उनको उनकी लोगों की सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या मुझे बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर हमने इनकी बिजनेस कम्युनिटी को देखना है या फार्मास्यूटिकल्स को देखना है और ओरिजिनल बात नहीं बतानी, तो ये हम डिसाइड कर लें। और हमारा इतना ज़्यादा हम ऑलरेडी लोन्स में दबे चले जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं दोबारा इसकी तरफ आऊँगा डॉक्टर साहब के, हमारे वैसे रूटीन है उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल तो आम है, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी इसका इस्तेमाल। अच्छा, मीठा कितना फैक्टर है डायबिटीज़ का शिकार करने के लिए, या और भी कुछ फैक्टर्स हैं, हमारा लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज? मैं बताता हूँ, इसमें सिंपल बात है, जितनी रिसर्चेज हैं उसमें 2 बातें बहुत अहम हैं, जिनको अगर आप फोकस कर लें और स्टेटिस्टिकली आप गाइडलाइन ले लें, तो ये चैलेंज के साथ प्रूफ हो चुका है हज़ारों लोगों पर कि ये रिवर्स हो सकती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी डाइट है।
जब तक आप अपनी डाइट को सही अलाइन कर लें, इसमें हम अभी बात करते हैं। और नंबर 2 हमारा लाइफस्टाइल। ये जो 2 बातें हैं, अगर इनको सिर्फ हम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सही करना शुरू कर दें और खुद और अपनी आने वाली जनरेशन को और स्कूल्स में ये हम गाइडलाइन देना शुरू कर दें, तो आगे से जो आने वाले हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो 100% रुक सकते हैं। नंबर 1 गाइडलाइंस क्या होंगी अब? जी मैं बताता हूँ, ठीक है जी। ये अब उसमें आप देखेंगे जब हम इस पे आते हैं तो डाइट, इस पे हम कहते हैं कि जी आपके जो फूड है, फूड को एज ए मेडिसिन लें, नंबर 1, और किचन को एज ए क्लिनिक समझें, ठीक है। सबसे पहले अब हमारा किचन में अगर हम दाखिल होते हैं, हम कहते हैं हम घर का खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें उसमें गाइडलाइन नहीं है। अब उसमें जनरली हम आम समझाने के लिए कहते हैं कि हमारे किचन में 3 सफ़ेद दुश्मन बैठे हुए हमारे, ठीक है, चीनी, इसमें नमक, चीनी और सफ़ेद आटा, ठीक है, ये मैदा जिसको बोलते हैं। जी मैदा, हम सफ़ेद नॉर्मल आटा नहीं, हम नॉर्मल आटा जो यूज़ करते हैं उसमें लाइक फाइबर नहीं होता, वो हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये 3 दुश्मन बैठे हुए हैं। नंबर उसके बाद उससे भी बड़ा दुश्मन है हमारा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल, प्रोसेस्ड कुकिंग ऑयल, हम इसमें ऑयल भी शुगर करता है बहुत ज़्यादा, हार्ट से लेके ऑनवर्ड। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर अपनी चीज़ों को इनको ठीक कर लें, किचन को, सबसे पहला स्टेप ये, ठीक है। तो इसको आप देखें कि आप अपनी ये चीज़ों को रिप्लेस करें बैक टू बेसिक्स के कॉन्सेप्ट से। हम बॉर्डर लाइन चीज़ें आपको बताएंगे कि आप बैक टू बेसिक्स और ज़मीन के साथ जुड़ जाएं। चीनी को आप शुगर और शक्कर के साथ जोड़ लें, और उसके बाद अपने एडवाइस करूंगा 2 पौधे हर शख्स लगा ले। एक तो मोरिंगा का पौधा, ठीक है, जिसको FDA USA ने सुपर फूड डिक्लेयर कर दिया है। अगर आप वो उसके पत्ते उतार के सिर्फ लेना शुरू कर देंगे या ड्राई करके, तो आपको किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं, पूरी बॉडी की मोर। जी दूसरा कड़ी पत्ता नहीं, दूसरा जो है वो स्टीविया है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो आपको शुगर 10 टाइम स्वीटर देन शुगर, ठीक है। तो आप देखें, हम तो सिर्फ जो बात कर रहे हैं हम नेचर की कर रहे हैं, हम कोई मेडिसिन बेचने की बात खराबी की वजह भी ये कि नेचर से दूर चले गए। यस, तो हम तो हर आम शख्स जो गरीब से गरीब भी, आम भी है, वो भी ये कर सकता है। तो आप हम तो ज़्यादातर कहते हैं आप डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, दवाइयों से बचें, अपनी नेचर के साथ। इंसुलिन पे आ चुका है जो पेशेंट, जी, और खासतौर पे हमने बाज़ औक़ात ये भी देखा है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो इसका शिकार हो जाती हैं, वो क्या गलतियाँ कर रही होती हैं? गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसे कहते हैं। अब उसमें जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, उस हवाले से अगर आप ख्याल नहीं रखते चीज़ों का, तो डेफिनेटली जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो बच्चों में भी और खुद भी डायबिटीज़ के वजह से फिर आने वाला बच्चा जो है उसको भी कन्वर्जन आती है। तो वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है जिसमें गाइडलाइन की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक तो हमें अपने जो खान पान है, जो खाना जितना हमारी डाइट है उसको बहुत ठीक करना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। इसमें अभी मैं आपको 1-2 टिप्स बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले, अगर हम जितनी भी रिसर्चेज आ रही हैं, हालांकि हमारे रिलीजन से लेके अब तक, वो ये प्रूव कर चुकी हैं कि अपने खाने को आप सूरज की रोशनी के साथ अटैच कर लें, ठीक है। आपका जो जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसमें सुबह जब आप उठते हैं वो आपका टाइम हो गया के नाश्ते का, ब्रेकफास्ट का, और जो असल में जो खराबी है वो हमारे डिनर में है, जो डिनर में लेट नाइट, ठीक है। अब डिनर जो है वो 6:30 या हद 7 o'clock आप उसके साथ डिनर हो जाए। अच्छा, अजीब बात है, लोगों का तो दिन का आगाज हमारे यहाँ पे जो कल्चर बन अब देखें, हम लोग मुझे नहीं समझ आ रही, ना तो हम अपने रिलीजन के साथ चल रहे हैं, ना यूरोप के साथ चल रहे हैं। लाइक वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम देयर इन UK और यूरोप और जर्मनी और अमेरिका, डिफरेंट कंट्रीज में। आप अंदाजा करें कि वहाँ पे 5 बजे शॉप्स क्लोज हो जाती, आप 1 मिनट ऊपर नहीं जा सकते, और 6:30 7 o'clock डिनर हो जाता है। तो भाई हम पता नहीं कौन सी दुनिया में हमने ये भी देखा है कि इंसुलिन से बचने के लिए या जो एक्सट्रीम ट्रीटमेंट है उससे बचने के लिए वॉक रिकमेंड की जाती है, एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है, वो कितना हेल्प? जी जुनैद, मैं उस पर आता हूँ। हम इस पे यानी डाइट को अगर हम समझ लें पहले, ठीक है, फिर हम लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं। डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपने किचन की चीज़ों को ठीक कर लें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने टाइमिंग्स को ठीक कर लें। अब मैं आप इसमें साइंटिफिक एक रिसर्च आपके साथ शेयर डाइट की जो बात की, सॉरी टू कट, डाइट में आपने कुकिंग ऑयल की बात की थी। कुकिंग ऑयल का लेवल बदल क्या हो सकता है? क्या हम बड़ी अच्छी इशाल बात की, बीइंग ए फीमेल डेफिनेटली आपको पूछना चाहिए। उसमें कुकिंग, देखिए हम जो भी बात कर रहे हैं वो हर बंदे की एक्सेस में होगी और नॉर्मल तरीके से आप ले सकते हैं। देखिए, जो भी समझ लें बॉर्डर लाइन के लिए कि जो भी प्रोसेस चीज़ें हैं, जो उसमें ब्लीच यूज होता है और केमिकल्स यूज होते हैं, प्रोसेस हुए हुए, आप उनको छोड़ के नेचर की तरफ आ जाएं। देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% देसी घी तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ऑलिव ऑयल की बात की जाती है,
डायरेक्टली, वो भी प्रोसेस्ड होकर ही हमारे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब पाकिस्तान में इनकी चकवाल में, अब हम खुद अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान में इनकी और बहुत से एरियाज़ हैं इंक्लूडिंग चकवाल, जहाँ पे ऑलिव खुद इनकी होना शुरू हो गया हुआ है और प्रॉपर ऑयल यूज़ हो रहा है। वो स्पेनिश और इटालियन ऑयल से ज़्यादा अच्छा है। अब हम कुकिंग ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, उसमें आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप तिलों का तेल यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप सरसों इस्तेमाल कर सकते हैं और कनोला यूज़ कर सकते हैं। खुद आप मार्केट से कनोला और सरसों लें और आप उसका बन की कोलू से बीज उसका ऑयल निकलवाएं और उसको यूज़ करें आप, ठीक है। दवाइयों के इस्तेमाल से बेहतर है कि इस पे मेहनत करना ये 100%। एक तो कुकिंग ऑयल जो है ना, बहुत बड़ा रिफाइंड कुकिंग ऑयल। इससे दूसरा, आपने एक बहुत से लोग हैं जो कि एक क्लास है जो कि ये यूज़ करते, दूसरा कहते हैं कि वी कैन अफोर्ड, लेकिन हम ऑलिव ऑयल में खाना बनाते हैं। डॉक्टर साहब के ये आते हैं पेशेंट हमारे पास तो ऑलिव ऑयल में, मैंने कहा आप तो अपने साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। कहते हैं हम ऑलिव ऑयल में बनाते हैं। मैंने कहा आपको अंदाज़ा नहीं है ऑलिव ऑयल कितना ख़तरनाक है अगर आप उसको हीट देंगे, ठीक है। उसमें वो खाना बनाने के लिए नहीं है, ठीक है, वो आपके सैलेड्स पे टॉपिंग के लिए और खाने पे टॉपिंग के लिए है। उसको आपने हीट कुक नहीं कर सकते, कुक नहीं करना आपने ना, अदरवाइज दैट्स वंडरफुल, वो तो ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ऑयल्स की बात हो गई। अब हम अपने लाइफस्टाइल की अगर बात करें, टाइम तो बहुत शॉर्ट है हमारे पास। अब लाइफस्टाइल के हवाले से आप देखें कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी पब्लिश रिसर्चेज हैं कि आप अगर रात 11 बजे से, ये बीमारियों की बेसिक रीजंस क्या हैं, वो बेसिक रीजंस हैं आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का रुकना। अगर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होती सही तरह से तो आपकी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। बॉर्डरलाइन को पाल रहे हैं अपने अंदर, ठीक है जी। हम रुकी जा रहे हैं, हम प्रॉपर फ्लश आउट सुबह नहीं होते, फ्लश आउट नहीं होते। मैं आपको इसको प्रॉपर बताता हूँ टिप है उसमें। अगर आप रात 11 बजे से लेके 3 बजे तक प्रॉपर टाइट स्लीप में हो, ये गौर से सुने, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि रात 11 बजे से अगर आप 3 बजे तक प्रॉपर टाइट स्लीप में होंगे तो आपका लिवर उस दिन की टॉक्सिफिकेशन आपकी डिटॉक्सिफाई कर देगा। जबरदस्त। अगर आप जितना लेट सोते जाएंगे तो उस दिन के टॉक्सिन्स आपके अंदर रुक जाएंगे, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर फ्लश आउट नहीं होते तो डेफिनेटली टॉक्सिन रुकें, जिसकी वजह से हार्ट के इश्यूज हैं, लिवर के इश्यूज हैं और उसके बाद आर्थराइटिस के इश्यूज हैं, बेतहाशा इश्यूज हैं। तो आपने अपनी स्लीप को ठीक करना है। इलाज के लिए कोई मुख्तसर सी अगर आप दवाई बता दें, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग का टाइम हमारी तरफ आ रहा है सेगमेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट के टॉपिक था जिसके लिए हम डिटेल में अगर हमारी ख्वाहिश थी कि इस पे कम से कम 1 घंटा होना चाहिए था, लेकिन वक्त की कमी है। डॉक्टर साहब जरा इलाज की तरफ अगर आप मुख्तसरन देखिए, इलाज जो है मेडिसिन तो मैं इस वक्त नहीं बताना चाहूँगा। इसमें मेनली जो है वो आप अगर अपनी डाइट को, जैसे मैंने कहा है, उसमें आप हमें जो समझ नहीं है डायबिटिक पेशेंट को, सीवियर डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन भी ले रहे हैं, वो रेगुलरली सबसे खतरनाक चीज़ पता क्या है डायबिटिक पेशेंट के लिए? चपाती। अब एक चपाती में 10 से 12 स्पून शुगर होती है। अगर आप वो जो देसी आटा होता है, नहीं मैं आपको बताता हूँ, जो भी है, ठीक है, जो भी गंदम जो है ना, गंदम, इसमें एक चपाती में 10 से 12 चीनी शुगर है। जी जी बताते हैं, अगर आप टाइम देंगे तो फिर ही अब मैं तो आपको बता रहा हूँ। उसमें देखें कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 या 5 चपाती, इवन 3 खा लें तो 36 स्पून ऑफ शुगर तो डायरेक्ट ले रहे हैं आप समझ नहीं रहे। इसी तरह से आपके राइस हैं, मेरी बात समझे। तो ये जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनकी शुगर डाउन भी तो हो जाती है, फिर उनको उसको बढ़ाना पड़ता है। देखिए वो हल निकाला जाए, ये एक मैजिक किया हुआ है हमारे साथ। ये धोखा है, एकदम से धोखा हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं। देखिए धोखा है, जब आप इंसुलिन लगा रहे हैं, बाहर से आप इंसुलिन दे रहे हैं एक्स्ट्रा, और उसके बाद ऊपर से आप ग्लूकोफेज से लेके ऑनवर्ड मेडिसिन भी सारी ले रहे हैं, तो वो अननेसेसरी और आर्टिफिशियली डाउन हो रहा है। ये सब जो मैजिक चल रहा है, ये कहते हैं कि हम मैनेज कर रहे हैं डायबिटीज़ को। भाई मैनेज आप कितनी देर करेंगे? मैनेज तो होता है कि आपने अगर वहीं जहाँ है वहीं रहे सारी ज़िंदगी तो भी समझ आती है, लेकिन उसके बाद अगर आप मेडिसिन लेने के बावजूद, इंसुलिन लेने के बावजूद अगर आपकी डायबिटीज़ और आपके ऑर्गन्स इतना सफ़र करें, आपको ग्लूकोमा हो रहा है, हार्ट के इश्यूज़ हो रहे हैं, किडनीज ब्लास्ट हो रही, तो आप देखें कि भाई ये मैनेज भी नहीं हो रहा, ये तो खराबी की तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब हम आपको दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना है आपसे। बुनियादी तौर पे आपकी डाइट और लाइफस्टाइल, ये वो 2 चीज़ें इसको आप कवर करके इस मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं और रिवर्सल भी मुमकिन है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आपके सितारे क्या कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सितारे गर्दिश में हैं या नहीं, आने वाले दिन उनके लिए आसान होंगे या मुश्किल। स्टे विद अस। अब कुछ बात हो जाए व्हाइट हाउस के नए मकीन की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब तो हो चुके हैं, बड़ी भारी जिम्मेदारियां ये हैं उनके सर पे, बहुत से अहम चैलेंजेस होंगे, लेकिन उनका सितारा क्या कहता है?
क्या कुछ वो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्या कुछ फैसले वो कर सकते हैं। दाऊद भाई हमारे साथ क्या क्या चैलेंजेस होंगे हम जानेंगे। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इल्म नजूम, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। उनकी डेट ऑफ बर्थ है दाऊद भाई 14 जून 1946, जेमिनाई उनका सितारा है। हाथ के सारे आप प्रिंट्स हम देख लिया कि लेकर आए हुए हैं, तो क्या पेशगोई है? अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल आपने एग्जैक्ट डेट 14/6/1946, इसको हम जो मुफरत में तब्दील करते हैं तो 4 का अदद निकलता है। अच्छा, ये 4 की एनर्जी जो होती है वो क्रिएटिव और कुछ करने वाली, अच्छा मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। यहाँ पे यमुनाई की एनर्जी 14 को 1 + 4 करें तो 5 की एनर्जी जो होती है वो हर किसी के साथ निभा करना, हर किसी को साथ लेकर चलना। जरा हाथ अगर आप हमारे कैमरामैन को दिखा सकें कि मेरे पास क्या बता रहा है का हाथ है, हाथ की लाइनों जो कि उन्होंने वैसे तो लहराया होगा जलसों के लिए, आपने है कैप्चर कर लिया और आपने अंदाजा लगा अच्छा जी, हाथ की लाइनों की बात करें तो उनकी जो दिमाग की लाइन है, दिमाग की लाइन जो है वो बड़ी वाज़े और बहुत बड़ी है, शार्प माइंडेड है और उनको इंट्यूशंस है, कुदरत की तरफ से उनको खबर मिल जाती, पता चल जाता है कि उन्होंने क्या फैसले करने हैं और किस तरह। छठी हिस्स भी तेज है, छठी हिस्स बहुत तेज़ है, बिल्कुल छठी हिस्स तेज़ है। और प्लस ये कि लंबी जिंदगी, जिंदगी की लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग, 78 इयर्स के तो माशाल्लाह ऑलरेडी हैं बिल्कुल, और अभी तक एनर्जेटिक हैं, और भी बाहर देखेंगे अभी तक एनर्जेटिक हैं। और एक और बात यह है कि उनके जो हाथ की लाइनें हैं वो बिजनेस माइंडेड टाइप हैं, वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जो हाथ मखरूती हाथ होता है और वो बंदा कारोबार से ढेरों पैसा कमा सकता है, तो वो अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज़ में एज ए बिजनेसमैन शो करेंगे। यानी कि जिस तरह उनकी खबरें आई हैं कि वो जंगो जदल को ख़त्म करेंगे और पैसा लेके आएंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, को स्ट्रॉन्ग करेंगे, डॉलर की अहमियत को बढ़ाएंगे। सदारती कुर्सी पे बैठने के बाद उनके जो असरात हैं उनकी कुर्सी पे बैठने के, वो आलमी मंजर पे किस तरह से देख रहे हैं आप? मेरे पास टैरो कार्ड्स भी हैं, हम उससे भी देखेंगे साथ। बिल्कुल बताइए ना, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और बहुत कुछ हम जानना चाह रहे हैं। टैरो कार्ड्स में देखते पावर के जो सुपर मकीन है डोनाल्ड ट्रंप की आने वाले जो उसका कैरियर है उसमें एनर्जी क्या नजर आती है। तो कार्ड्स की एनर्जी में बताऊंगा कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की एनर्जी क्या नज़र आती है। अच्छा, इसके अलावा हमें यह भी बताएगा कि एक तो जंगों को ख़त्म करने का उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, ख़ासतौर पे हमारा जो कंसर्न है वो गज़ा वॉर को ख़त्म कराने में क्या कुछ वो संजीदा किरदार अदा कर पाएंगे? ये पहला कार्ड है ऑप्शंस का, सोच विचार का। 2 से 3 बड़े प्रोजेक्ट जो है वो उसके माइंड में हैं। अगर आप ये कहते हैं कि वो जंगें ख़त्म करने का कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे सेकंड कार्ड की एनर्जी है कि वो इत्मीनान चाहते हैं, सुकून चाहते हैं और तमाम कंट्रीज़ को साथ लेके चलना चाहते हैं और सबको साथ लेकर चलेंगे, मेरिट पे फैसले करेंगे। ठीक है, अमेरिका मेरिट पे। और थर्ड कार्ड की एनर्जी में ये है कि वो और ममालिक के साथ बड़ी पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप का कार्ड है और तब्दीली का कार्ड है। फिर ये एक नेक्स्ट जो फोर्थ एनर्जी में नई शुरुआत है। जिस तरह वो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो नई शुरुआत की तरफ लेकर चलेंगे अमेरिका को, और उसमें काफ़ी चीज़ें तब्दील भी करेंगी। मगर फिफ्थ कार्ड में जो है दी टावर, कुछ चीज़ें अमेरिका के लिए भी इस वक्त जो है संभालना मुश्किल हैं, अमेरिका के लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं। और एक और चैलेंज उनके ऊपर ये भी है जी हाँ, कि एक तो जश्न वहाँ पे चल रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का, एक जश्न यहाँ पे भी चल रहा है, पीटीआई वाले भी उसी तरह खुश हैं। इमरान खान के लिए कुछ कर पाएंगे? तो देखते हैं, आ रहे हैं बाहर खान साहब की एनर्जी अकॉर्डिंग टू ट्रंप देखते हैं कि ट्रंप का क्या जरूरी है। हाँ जी, ट्रंप का क्या असर होगा खान पे, तो ट्रंप के आने से खान पे क्या असर होगा। अगर ये भी बता सकें कि वो बाहर आके यहीं रहेंगे या उन्हें अमेरिका बुला लिया? ये जस्टिस का कार्ड आया है। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि ट्रंप कहेंगे कि खान को इंसाफ दिलवाओ कानून के जरिए। जस्टिस का कार्ड है, ट्रंप जो है बैलेंस करेंगे। ये जस्टिस थोड़ा सा मसला ये है कि हुकूमत का जस्टिस कुछ और है, पीटीआई का जस्टिस कुछ और है। हमने हुकूमत के तो बात ही नहीं की, हमने तो ट्रंप और खान की बात की है। तो फर्स्ट कार्ड जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस की बात करेंगे, ये ट्रंप करेंगे। और अच्छा, दूसरे कार्ड में ये है एस ऑफ पेंटिकल्स,
यानी कि वो जो है इंटरफेरेंस करेंगे सियासत में। अच्छा, ये नहीं कि वो खामोश सोच के बैठी है कि जी ये हमारा इंटरनल मामला है, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि होगा। थर्ड कार्ड में ये है कि इसके बारे में जल्द आपको एक बड़ा हैवी बयान आएगा अमेरिका की तरफ से। ये तो अच्छा, ये खान के बारे में बहुत जल्द आएगा। बिल्कुल, ये आप एनर्जी देख लें। तो गवर्नमेंट ने तो बड़ी खुशी मनाई है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, जश्न दाऊद भाई, मनाया है। अगर ऐसा ना हुआ तो हमने तो आपको पकड़ लिया। नहीं, हम तो कार्ड्स की और हम ना भी पकड़े, पीटीआई वालों ने पकड़ लेना। पीटीआई वालों ने जरूर, कोई बात नहीं। उससे पहले जुनेद इनको गवर्नमेंट ने पकड़ लेना, नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर क्या असर होगा ये भी हम कार्ड्स की नजर से देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर क्या कैसा होगा, बिल्कुल एनर्जी निकालेंगे। अच्छा, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको ये कार्ड है कि उसको ट्रंप के साथ अब डील करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। समझ नहीं लगेगी कि क्या फैसले किस तरीके से कौन सी पॉलिसी लेके जाएं ट्रम्प के पास। अभी हमने देखा पुराने जो ट्वीट्स थे वो डिलीट होना शुरू हो गए हैं। ये जो है यहाँ पे परेशानी दिखाई दे रही है, परेशानी बनेगी। सेकंड कार्ड की एनर्जी में भी देख लें कि यहाँ पे जो है वो हिकमत अमली तय की जा रही है कि हम ट्रम्प के सामने डील कैसे करना है। थर्ड कार्ड में जज्बाती है, गवर्नमेंट किसी तरीके से ट्रम्प को जो है वो अपने वश में करे, काबू करे। मगर वो तो अमेरिका है, अमेरिका तो आपको पता है वो इंसाफ की बात करेगा। अब ट्रम्प तो इंसाफ की बात करेगा। वैसे ट्रम्प के लिए, अपने लिए, खुद के लिए सदारती जो कुर्सी है वो अच्छी साबित होगी। आने वाले दौर में ट्रम्प की क्या सूरत हाल, यानी कि अमेरिका के लिए कैसी रहेगी, तो अमेरिका के लिए ट्रम्प कैसा साबित होगा। तो 3 कार्ड की एनर्जी से देखिए, बिल्कुल अमेरिका के लिए दी स्टार की एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। और कुछ शोबे यानी कि 2 से 3 शोबों के ऊपर काम होगा। ऑयल पे काम होगा, गोल्ड पे काम होगा और डॉलर पे काम होगा। तो अमेरिका जो है वो बेहतर पोजीशन पर जाएगा ट्रम्प के आने से। बिल्कुल ट्रम्प बड़े फैसले। लेकिन वो काली बिल्ली भी आगे बैठी है। काली बिल्ली जारी बात है, चैलेंजेस तो हैं। हटने के लिए कहीं पर भी आ जाती है। का हमें भी अंदाजा हो गया दाऊद भाई। हाँ जी, चैलेंजेस तो हैं उसके लिए, ट्रम्प के लिए इन हालात से। अगले प्रोग्राम में हम आपको वहाँ माहिर, अगली बार कार्ड्स हमने उठाने। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, थैंक यू सो मच दाऊद भाई। और प्रेडिक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पे जो पीटीआई के हवाले से है। दाऊद भाई की प्रेडिक्शन ये है कि इंटरफेरेंस भी होगी। इंटरफेरेंस इस हद तक कि जी वो कहेंगे इंसाफ करें आप, और खान के लिए इंसाफ भी मांगा जाएगा, पॉलिसीज के ऊपर भी बहस व मुबासा हो के लिए सकता कह रहे है हैं कि साजगार सूदमंद साबित हो सकते हैं। तो कितनी हकीकत में मबनी है आने वाला वक्त बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद बात होगी शायर मशरिक की कि उनका जो इश्क़ रसूल है वो कितना शिद्दत के साथ उनकी शख्सियत में मौजूद था। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, बात हो जाए शायर मशरिक की मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं शायर मशरिक अपनी शायरी के अंदर बारहा इश्क़ रसूल का जिक्र कर चुके हैं। और मैं शेर को अगर दोबारा से आपके लिए कह सकूँ कि ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब, जो कि इस मौजू पर बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, हमने शायरी तो बहुत सुनी है शायर मशरिक की, और लोग जानते नहीं हैं कि वो आशिक़ रसूल भी बहुत बड़े थे। तो उनकी शायरी का कितना हिस्सा था जो कि उन्होंने वक्फ़ किया अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए? देखें, पहली बात तो यह है कि बड़ा अच्छा किया आपने इस टॉपिक को लिया है, आज उनका दिन भी आ रहा है इस हवाले से। दूसरी बात ये थी कि अगर आप उनकी शायरी को देखें टोटल, उन्होंने ज़्यादातर शायरी इंग्लिश और उर्दू और फ़ारसी में की है। उनका कुलियात उर्दू में भी है, उनका कुलियात फ़ारसी में भी है। इस हवाले से अगर हम देखें तो आप मेजरमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन असल चीज़ है कि जब उन्होंने उस टॉपिक को लिया है तो उनके जज्बात के इजहार का अंदाज़ क्या था, उनके अल्फाज का इंतखाब कैसा था, उस अंदाज से आप ये जज करते हैं कि उनका इश्क़ रसूल में मकाम क्या है। इस हवाले से जहाँ तक उनकी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएं, वहाँ भी हमें ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए। उनके एक वाक़या मिलता है कि उनके यहाँ एक मेहमान आए, उन्होंने शराब पीने की कोशिश की, इनके घर में जो साथ लेकर आए थे उन्होंने ऑफ़र नहीं की, तो उन्होंने उस मेहमान को भी घर से निकाल दिया और कहा कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि जो मेरे घर में आके शराब पीते हैं, जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिल्कुल ममनू है। अच्छा प्रोफेसर साहब, शिकवा बराए शिकवा भी उनकी शायरी में था। शिकवा जवाब शिकवा, शिकवा जवाब शिकवा, उन्होंने अलग है, शिकायतें भी की। बिल्कुल बिल्कुल। शिकवा असल में जब शिकवा आप पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि एक बहुत
ऐसी शख्सियत है कि जो अल्लाह से नाराज़ है, मखलूक से नाराज़ है, और अल्लाह ताला के सामने ऐसे वो अपने आप को बताते भी हैं कि पता नहीं फरिश्ते क्या समझेंगे कि आदमियों में कैसा एक शख्स पैदा हो गया है कि जो इस तरह अल्लाह के सामने बेबाकी और जुर्रत से बात कर रहा है। लेकिन जब आप जवाब शिकवा में जाते हैं तो फिर वहाँ जाके आपको पता चलता है कि वो खुद ही एक्सप्लेन करते हैं उन सारी चीज़ों को। उसमें जाके वो एक जगह कहते हैं कि उम्मत को भी थोड़ा बेदार करते हैं, जगाते हैं रब के इंसान के साथ ताल्लुक़ को भी। फिर वो उसमें जिक्र करते, उनका एक शेर है उसमें कि रूह में दिल में कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। इस तरह वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी, वो आपने जो शुरू में शेर जिक्र किया वो भी एक जगह जाके कहते हैं कि ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं, मोहम्मद से वफ़ात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। एक जगह वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो फरमाते हैं कि वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा जिसने फ़रोग़ वादी सैना। निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। इस तरह वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक का जिक्र करते हैं। एक जगह वो हज़रत भी नबी पाक का जिक्र होता था तो वो रोने लगते थे, बिल्कुल बेचैन हो जाते थे। उन्होंने तो अपने बारे में ये भी लिखा है कि मैं अगर यूरोप में गया और जर्मनी में मैंने जाके PhD की और वहाँ फ़लसफ़े में, तो अगर कोई चीज़ मुझे वहाँ से दोबारा बचा कर इस तरह ले आई है जैसा मैं आज हूँ, वो इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में ही वो कमाल था कि जिसकी वजह से इकबाल जैसे आपको दिखते हैं वो वैसे है। इसलिए उनकी शख्सियत के जितने भी पहलू हैं वो उम्मत को ज़िक्र करते हैं, वो कौम के साथ बात करते हैं, वो उनके अंदर एक जज्बा खुदी बेदार करते हैं। उनके अंदर ये सारे जो भी चीज़ें हैं उसके पीछे अगर एक मरकज़ आपने देखना हो तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ है। इसलिए वो एक और बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो इंटरनली क्या सोचता है, ऐसे ही मोहब्बत रखता है। वो एक जगह कहते हैं कि अगर मुसलमान है जो फ़ाक़ा कश है, तंग दस्त है, कमज़ोर है, तो अगर वो शेर है उनका कि वो फ़ाक़ा कश के डरता नहीं मौत से, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो अगर इसके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क़ का जज्बा था कि जिसने उसे दुनिया से बेनियाज कर दिया है और वहाँ पहुँचा दिया है कि जहाँ असबाब ये चीज़ें उसके लिए मैटर नहीं करती। बहुत शुक्रिया। हमारे वक्त की कमी है प्रोफेसर साहब, वरना ये मौजूद ऐसे जिस पे जितनी भी बात की जाए वो कम है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते, मंडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।